सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। भाई साहब, आज की वीडियो इतनी तहलका मचाने वाली हो रही है, इतनी ज्यादा भयंकर होने वाली है। तो यार, आज की हमारी वीडियो कौन सी है? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म भाई, ये अगर नहीं पढ़ा, अगर इससे पहले मैंने जीओसी कवर करा दिया, जिसको अगर जीओसी में दिक्कत आती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे मेन कंसेप्ट है एसिडिक एंड बेसिक नेचर, वो मैंने वहां करा दिया है। उसके अराउंड के जितने भी कंसेप्ट है सारे मैंने एक बार लिस्ट आउट करा के बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करी है। ठीक है, अगर जीओसी नहीं देखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पूरी सीरीज की, +4 सीरीज की। तो आज अपन +4 मार्क्स किस में कंफर्म करने आए हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म में। भाई इसमें गारंटी ले रहा हूं, इससे ज्यादा भयंकर लेक्चर और नोट्स अगर तुम्हें पूरे यूट्यूब पे किसी के पास भी मिल जाते हैं तो इस चैनल को डिलीट करने को तैयार हूं भाई मैं, क्योंकि इसमें तुम्हें मिलेंगे बेहतरीन नोट्स। ठीक है, आईपैड के बेहतरीन नोट्स मैंने बनाए हैं तुम्हारे लिए। पूरा पांच पांच घंटा मैंने सोचा है, 15 घंटा उनको लिखा है बैठ के। ठीक है, इतना डिटेलिंग वाले नोट्स है। और क्या है भैया, और क्या है भैया, 15-20 दिन की जो थ्योरी होती है, जो 15-20 दिन बच्चे पढ़ते हैं बैठाल के, उसको कंसाइज वे में मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। कंसाइज वे में, पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट वाइज फॉर्म में यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। साथ साथ मैंने हर कंसेप्ट जो भी तुम्हारा यूज हो रहा होगा वो पढ़ा है। तो अगर कोई बच्चा एकदम जीरो पे बैठा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीरो पे बैठा है, वो भी आज का लेक्चर यूज कर सकता है। और जो बच्चे रिवीजन करना चाह रहे हैं उनके लिए तो गोल्ड माइन होने वाली है, क्योंकि इसमें इतने तगड़े क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। साथ साथ जितना भी कंसेप्ट हो सकता है जीओसी का, सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म का, जेई मेंस लेवल का, और साथ साथ थोड़ा सा एडवांस लेवल का यहाँ पे मैंने करा रखा है। अगले 40 मिनट के अंदर वो सब कराने जा रहा हूं मैं जो तुम्हें 15 दिन नहीं कराते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इधर उधर की बातें ज्यादा करा देते हैं कि भैया ये फालतू की चीज उधर की करा देंगे। हम आज क्या पढ़ेंगे? कंसाइज पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे जहां से +4 मार्क्स कंफर्म हो रहे हो। ठीक है, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म से ऐसा कोई खास इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं आता, लेकिन तू जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म करे बिना आगे की केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्त। तो अगर कुछ नहीं करा है रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम पे, तो ये वाली वीडियो देख ले। बिलीव मी, बता रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और नोट्स तो इतने शानदार हैं ही, तो भाई तुमको दिक्कत ही नहीं आने वाली, ना नोट्स की और ना ही किसी चीज की। तो जीओसी देख लो जाके, और बाकी +4 सीरीज भी देख सकते हो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने डाल रखी है, लिस्ट तुमको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट। ओके, तो थोड़ा सा मेरे बारे में देख लेते हैं भाई। तो मेरा नाम है अजय सिंह, मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ता हूँ। मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है। ठीक है, फिजिक्स लवर हूं मैं, लेकिन अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ दोस्त, इसलिए केमिस्ट्री भी मुझे अच्छी लगती है। क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, चेस में खेलता हूँ, ब्लॉगर हूं मैं एक, देख सकते हो ब्लॉगिंग चैनल भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एजे सिंह 1011 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर कोई डाउट वगैरह आता है तुम्हें तो वहां पे तुम सीधा पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम पे डाल लो। और ये सारे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक कहाँ है? लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं भाई साहब। गजब का आज तो मैंने खुद पे प्राउड फील हो रहा है, इतने बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। बस मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा 40 मिनट का फोकस चाहिए। जो मैं बता रहा हूं उसको ट्राई करना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो समझने का ट्राई करो, क्योंकि 15 दिन की थ्योरी इतने से में कंसाइज करना, तो तुमको कुछ कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। अगर तुम उसके साथ क्वेश्चंस लगा लेते हो जो मैं तुमको लगवाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ट्राई करना। नहीं भी समझ आ रहा है तो बेयर करो मेरे साथ। अभी थ्योरी में नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। जस्ट वेट, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना है तुमको। ठीक है, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? किस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड करती हैं, किस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 तरह की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, देखो होती तो दो तरह की हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर तुम लोग ने बेसिक भी पढ़ा है ना, 11th 12th का भी पढ़ा है, तो तुमको पता होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन होती है। सब्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। एलिमिनेशन के 3 पार्ट होते हैं, एलिमिनेशन E1 E2 और E1CV। ये 5 तरह की रिएक्शन हमें आज पढ़नी है। ठीक है, कि कब होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, कौन सा सॉल्वेंट होता है, क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या इसमें बेस होता है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कौन सी कब हो रही होती है, सब यहाँ पे पढ़ रहे होंगे भाई। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? लाइक दबा के वीडियो में आगे बढ़ने का ट्राई करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन को। तो भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे सबसे पहले अपन। तो देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या, रिएक्शन होती क्या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बेसिकली तुम्हें नाम से पता लग रहा होगा, एक कोई चीज दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर ले रही है, एक कोई चीज दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर ली है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं भाई। ठीक है, कह देते हैं। तो देख लेते हैं नाम से पता लग रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट होता है। RL से हमने इसको डिनोट करा है। ठीक है,
NU क्या है, NU माइनस क्या है तुम्हारा, एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो अटैक कर रहे होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। जब ये न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो जब अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, ठीक है, और साथ साथ सॉल्वेंट हम डाल देंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, एक प्रोडक्ट बन के आएगा और लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। आसान भाषा में समझे, आसान भाषा में समझे, आसान भाषा में समझे तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल इसको इसको हटा देगा और खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक कर देगा इस पे और ये लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, तो R और NU जुड़ जाएंगे, R और NU जुड़ जाएंगे और L अलग हो जाएगा, L यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ गए भैया, बिल्कुल हम अच्छे से समझ गए, ठीक है, हम समझ गए भैया। ओके तो यहाँ पे ना थोड़ी सी साइन कन्वेंशन की गलती है, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। चलो ये हम बिल्कुल भैया समझ गए, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, R NU जुड़ जाएंगे और L माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है भैया, एकदम परफेक्टली हम समझ गए। इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो डलता है वो सॉल्वेंट होता है, ये हमारा प्रोडक्ट बन के आता है और ये जो होता है, जो निकल जाता है, जो निकल के जाता है, उसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप कहते हैं। अगर इतना समझ आ गया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ आ गया तुमको, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, ये देखो इसको हम कह सकते हैं RC, देखो R और ये हमारा लिविंग ग्रुप हो गया और ये हमारा R हो गया, ठीक है, R हो गया, ठीक है, ये हमको समझ आ गया भैया। तो हमको क्या दिखा, हमने इसमें एक सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट क्या था हमारा, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH हमारा सॉल्वेंट था, एक्वस NaOH सॉल्वेंट था, ठीक है। होगा क्या, एक्वस NaOH हमारा सॉल्वेंट था तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ से OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, OH माइनस ऐसे अटैक करेगा इस पे R पे और Cl ऐसा लिविंग ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, Cl ऐसा लिविंग ग्रुप हट जाएगा, तो बेसिकली CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, तो भैया देखो OH जुड़ गया और जो Cl माइनस निकला था वो इसके Na के साथ रिएक्ट कर जाएगा NaCl बनाने का। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, एक न्यूक्लियोफाइल उसके लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके खुद जुड़ जाती है, वहां पे उसके लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके खुद जुड़ जा रही है। देखो इसके OH माइनस जो कि यहाँ से बनता वो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करा और लिविंग ग्रुप इसके Na के साथ जुड़ गया। तो यही हमारा तरीका होता है प्रोडक्ट लिखने का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब ये तो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, लेकिन इसके बीच में दो और रिएक्शन आती है जो सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होती है, वो होती है SN1 SN2, ठीक है, SN1 SN2 उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ भैया, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जिसको हम NU माइनस से डिनोट कर रहे हैं, ये आखिर होती क्या है भैया, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल होती क्या है, और अगर कौन सी न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छी होगी, कौन सी न्यूक्लियोफाइल कम अच्छी होगी, उसके बारे में हमने देखा है। सो व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये आखिर न्यूक्लियोफाइल क्या होती है मुझे बताओ। अगर कोई तुमसे पूछे ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे अटैक कर रही है सबस्ट्रेट के ऊपर ये आखिर होती क्या, इसको डिफाइन कैसे करते हैं और कौन कौन सी न्यूक्लियोफाइल होती है हमारे पास ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो ये आखिर न्यूक्लियोफाइल होती क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, निगेटिव चार्ज हो किसी एटम पे, या फिर उस पे लोन पेयर हो, या फिर उस पे पाई बॉन्ड्स हो, पाई बॉन्ड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, तुम्हारी न्यूक्लियोफाइल कहला सकती है, ठीक है। या फिर वो सब्सटेंस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच हो तो भी वो न्यूक्लियोफाइल कहला सकता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लो, ऑल निगेटिवली चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस, Cl माइनस, O माइनस, O2 माइनस, जितने भी ये निगेटिवली चार्ज होंगे ये सब तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जितने भी एनायंस है मोस्टली सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। ऊपर हमने क्या देखा था एग्जांपल में, OH माइनस जो बन रहा था वो एक न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। तो निगेटिवली चार्ज तो सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है भैया, समझ गए, ठीक है। और एग्जांपल देखोगे, और एग्जांपल देख लोगे, देखो ये देखो H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, A ट्रिपल बॉन्ड, A में क्या है, पाई बॉन्ड दिख रहा है, NH3 में तुमको क्या दिख रहा है, लोन पेयर दिख रहे हैं, तो ये भी तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल हो गए। RNH2 में तुमको लोन पेयर दिख रहा है, H2 में तुम लोन पेयर दिख रहे हैं, तो ये सारे तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होंगे। ओके भैया समझ गए, न्यूक्लियोफाइल तो मैं समझ गया, तो निगेटिवली चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो ये तुम्हारे कुछ एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल के, देख सकते हो, ठीक है भैया, बिल्कुल। अब बताओ भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ना उसकी स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, सबको पता होगा वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा होता है, इसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं रिएक्ट करने के लिए, उनको बेसिकली हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे, ठीक है, फैक्टर्स कौन से फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को, तो सबसे पहला फैक्टर आता है
व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ डोनर एटम डीलोकलाइज देयर न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है भैया, इसका क्या मतलब है, जब हमने कहा था सारी नेगेटिवली चार्ज क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है। अगर तुमसे पूछे इसमें इसमें और इसमें कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, बताना जरा। तो तुमको नेगेटिव चार्ज तो दिख गया, अरे भैया नेगेटिव चार्ज इस ओ पे, इस वाले ओ पे भी नेगेटिव है, इस पे भी हो, इस पे भी हो, तीनों पे ओ पे नेगेटिव है। इनमें से बेटर कौन होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा अवेलेबल होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा अवेलेबल होगा, ठीक है, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा अवेलेबल होगा। किसका नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होगा, अगर तुम इस वाले कंपाउंड की बात करोगे, ठीक है, इस वाले कंपाउंड की बात करोगे तो देख रहे हो उसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है इस रिंग के साथ, 1 2 3 बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। तो भैया ये नेगेटिवली चार्ज अवेलेबल कम होगा, क्योंकि ये पूरा बिजी है रेजोनेट करने में, पूरा चार्ज घूम रहा है कंपाउंड के अंदर। रेजोनेंस कैसे होता है, पुरानी जीओसी वीडियो में देख सकते हो। फिलहाल के लिए मान लो कि भैया देखो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी के अगले के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसको हम कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, ठीक है, रेजोनेंस में है, ठीक है, ये रेजोनेंस में। तो देख सकते हो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, और ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में, और ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में। तो ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस में है, इस वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ना ये घूमता ही रह जाएगा, ठीक है, घूमता ही रह जाएगा रिंग के अंदर, इसलिए लेस अवेलेबल होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अवेलेबल कम है तो ये सबसे गंदा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, सबसे वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर इसमें आ रहे हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड के साथ ये किसमें था, रेजोनेंस में। इसमें देख सकते हो खाली एक ही के साथ, एक ही डबल बॉन्ड के साथ ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है। तो हाँ गंदा है लेकिन इससे बेटर है, ठीक है, गंदा है लेकिन इससे बेटर है, इससे बेटर है। तो सेकंड नंबर का जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर वाला ये हो गया, थर्ड वाला सबसे वर्स्ट हो गया। और इसके पास जाओगे, अरे तो कह रहा भैया हम तो नल्ले बैठे ना, इधर हमारे पास कोई है ना इधर हमारे पास कोई है, हमसे तो जब चाहे इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हमारा नेगेटिव चार्ज एकदम नल्ला बैठा है। तो भैया तो ये सबसे बेस्ट हो गया, सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो गई, ठीक है। समझ गए, समझ गए भैया, बिल्कुल समझ गए। रेजोनेंस होता कैसे, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कूद के इधर आ जाता है और ये डबल बॉन्ड अपना अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन के आता है तुम्हारा वो आता है C माइनस, ठीक है, C माइनस सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड O, ऐसे करके तुम्हारा रेजोनेटिंग कैरेक्टर बन के आता है C माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है। ओके, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड टूट के इस पे आया तो इस वाले कार्बन में माइनस चार्ज आ गया। तो इसका तुम डबल बॉन्ड हटा दोगे और इसका तुम सिंगल बॉन्ड ये माइनस चार्ज हटा दोगे, तो ये तुम्हारा रेजोनेटिंग कैरेक्टर होगा, क्या होगा, C माइनस डबल बॉन्ड O। ये दोनों रेजोनेट करते रहते हैं। ऐसे ही इसके भी रेजोनेटिंग कैरेक्टर बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, कैरेक्टर नहीं। समझ आ गया, बेसिकली रेजोनेंस पे डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अलोंग द पीरियड लेसर इज द न्यूक्लियोफिलिक नेचर। इसका क्या मतलब है भैया, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही क्या होगा, वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। कैसे देख लेते हैं, जो हमारा CH3 है बेटा, CH3 है बेटा, उसकी उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इन सबसे ज्यादा, इन सबसे कम होती है, ठीक है, इन सबसे कम होती है, तुमको पता ही है। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में बढ़े जा रहे हैं, कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है, ठीक है, होता जा रहा है, बिल्कुल समझ आ गया। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हारा F हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा। और हमने क्या बोला, जितना ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी उतनी ही कम न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा। तो सबसे गंदा न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव CH3 है यानी कि बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो इतना ध्यान रखना, दो फैक्टर होते हैं जिसपे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिपेंड करता है। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कुछ भी कह सकते हो। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इतना समझ आ गया, बिल्कुल भैया समझ आ गया। ट्राई करो चीज समझने का, ठीक है, समझा भी रहा हूं मैं, साथ साथ तुम्हें रटना भी है, ठीक है। ओवरऑल तुम्हें रटना ही होता है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि भैया हमको नंबर लाने हैं, रटे बिना अगर गए वहां पे कंसेप्ट सोचने लगे तो फंस जाओगे, ठीक है। समझ गया भैया, हम बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब अगर कोई तुमसे पूछे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तुम बता दोगे ऐसी स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, भैया वो न्यूक्लियोफाइल होती है, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक अगर स्ट्रेंथ तुमसे पूछे किस पे डिपेंड करती है तो भैया वो भी हम बता सकते हैं, भैया किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहला हमने देखा था अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबिलिटी नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी कह सकते हो। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना गंदा न्यूक्लियोफिलिक नेचर।
बिल्कुल भैया समझ गया। अब हमने क्या करा था भैया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, तो हमने बोला था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है, SN1 और SN2 टाइप की। ठीक है भैया, तो देख लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 कौन, SN1 का सबसे पहले खिचड़ी देखते हैं होता क्या है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SN1 सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी इसमें वो नहीं करेगा। ठीक है, एक सेकंड, ये जरा इंटरफेस में थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया है, तो इसको जरा सा हम छोटा कर दें और इसको इधर को कर दें। हाँ अब ठीक है। होता है थोड़ा सा इंटरफेस कभी कभी ना बिगड़ जाता है, तो कोई कभी कभी उसको सही करना पड़ता है लाइव स्ट्रीम पे। हाँ हो गया। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं SN1 से। अब तक हमने बेसिक बेसिक सब कुछ पढ़ लिया। SN1 से अपन अगर स्टार्ट करें तो देखो आखिर भैया ये SN1 होता क्या है। तो SN1 सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, बस उसमें अंतर क्या होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, अंतर कुछ नहीं होता है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, SN1 का आखिर मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो हमें दिखेगा सबस्ट्रेट, अपना अपना क्या दिखेगा, सबस्ट्रेट। ठीक है, हमको सबस्ट्रेट दिखा। ठीक है, जब हमने सबस्ट्रेट में क्या डाला, एक सॉल्वेंट डाला, एक सॉल्वेंट डाला। ठीक है, एक सॉल्वेंट डाला तो हमको क्या दिखा, हम ये जो लीविंग ग्रुप था ये हट गया, ये लीविंग ग्रुप था हट गया, ये लीविंग ग्रुप था हट गया। ठीक है, ये लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप हट गया। और भैया ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे लेके चला गया और यहाँ पे क्या आ गया, एक पार्शियल की जगह पूरा ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि कार्बोकैटायन बन गया। तो सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट क्या काम करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। तो सॉल्वेंट का काम तो हमको दिख गया भैया, कार्बोकैटायन बना दिया उसने। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस कार्बोकैटायन को जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ भैया, पॉजिटिव चार्ज को देख के ये तो खुश हो गया भैया, इनने का लाओ भैया हमें अपना पॉजिटिव चार्ज और हमसे कंबाइन हो जाओ। ठीक है, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन कहा जाता है, ये SN1 रिएक्शन है। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, RL से क्या बन गया हमारा RNU। ठीक है, हमने क्या डाला, सॉल्वेंट डाला और एक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराया। अंदर का मैकेनिज्म ये रहा तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा और भैया वो बन जाएगा। और भी तुम्हें डिटेल में मैकेनिज्म जानना है तो नीला वाला देख लो और नीले वाला देख लो, डिटेल में जानना है। ठीक है, होगा क्या तुम्हारा ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट होगी इसमें, जो तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट से मत याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये देख लो, इनिशियली ऐसा होगा ये, अरे रबर का इरेजर का, इनिशियली क्या होगा, ये तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट में क्या होगा, सॉल्वेंट जब डलेगा, जब सॉल्वेंट डलेगा तो वो क्या करेगा, इसको ये इन दोनों को पूरी तरह तोड़ देगा, पूरी तरह तोड़ देगा। टूट गया। ठीक है, R प्लस में बन गया। अब R प्लस क्या होगा, अब R प्लस क्या होगा, R प्लस होगा न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल तुमको ये दिख गया। ठीक है, R प्लस न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना याद रखो, इतना याद करो, सॉल्वेंट कार्बोकैटायन बना देता है और कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से बन के RNU में कन्वर्ट हो जाता है। ये तुम्हारा सिंपल मैकेनिज्म होता है। कुछ अभी जब तुम क्वेश्चन करोगे भैया, कहोगे यार भैया क्या भयंकर वाला चमका दिया, अभी बस ट्राई करो चीजों को रिवाइज करने की और याद करने की। ठीक है, ठीक है बेटा, नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स तुमको मिलते रहेंगे, टेलीग्राम पे मिले हुए हैं, सारे नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये टू स्टेप होती है, ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। टू स्टेप रिएक्शन कैसे, टू स्टेप रिएक्शन देख लो कैसे होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, टूटता है, कार्बोकैटायन बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। तो ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। ये फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, भैया SN1 कौन सा सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट हमने डाला था किस तरह का सॉल्वेंट होना चाहिए, ये जो उसको फेवर करे SN1 रिएक्शन को, तो ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नाम से मत घबराना, बहुत ही हलवी चीज है। जो घबरा गया, जो बीच में लेक्चर छोड़ के चला गया, इतनी सारे टर्म्स देख के, वो लूजर कहलाएगा। जो पूरा एटलीस्ट चैप्टर को पढ़ने का ट्राई करेगा वही विनर है, वही क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, चलो हम 15-20 दिन की थ्योरी 40 मिनट में पढ़ रहे हैं, तो बेटा तुमको चीजें याद भी करनी पड़ेंगी और मैं ट्राई करूंगा जितना ज्यादा तुमको समझा सकूं चीजों को। ठीक है बेटा, चलो तो हमें दिख गया, जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, तो भैया हम फायदे में रहेंगे, तो हमारा SN1 हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं भैया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O, पानी हमारा पोलर प्रोटिक हो गया। ठीक है, पोलर प्रोटिक हो गया। ROH हमारा जो भी एल्कोहलिक होते हैं सारे होते हैं। एसिडिक जो है C डबल बॉन्ड OH हो गए। ठीक है, ये भी हमारा पोलर प्रोटिक होता है। OH हमारा पोलर प्रोटिक हो गया, H2O हमारा पोलर प्रोटिक हो गया। तो ये सारे पोलर प्रोटिक होते हैं। ठीक है, ये तो तुमको अगर दिख गया तो तुम समझना पोलर PPS है, PPS याद कर लो, PPS है पानी, अल्कोहल और एसिड। पानी, अल्कोहल और एसिड तीनों हैं, और साथ साथ H, ऐसे वाले जितने भी होते हैं तुम्हारे पास एसिड, HF, HCl, HBr,
HI, ये सारे कौन है तुम्हारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है। बेसिकली ये प्रोटोनेशन कर लेते हैं, ये प्रोटोनेशन कर लेते हैं, मतलब प्रोटोनेशन का मतलब क्या, अपने एनायन कैटायन बना लेते हैं। तो इनको हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जहां भी तुमको अगर HF दिख जाए तुम कहोगे अरे SN1 होगा, SN1 का मैकेनिज्म लगा देना। जहां भी तुमको पानी दिख जाए या फिर HCl दिख जाए, HBr दिख जाए, HI दिख जाए, तुम कहोगे अरे भैया SN1 रिएक्शन हो रहा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा पोलर प्रोटिक है। ठीक है बेटा, दिखते ही हमको क्या समझ जाना है, हमारा रिएक्शन होगा SN1 होगा, जहां भी हमको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख रहा है। समझ गए भैया? बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए, आगे बढ़ो। जरूरत ही नहीं है तुम्हें ज्यादा कंसेप्ट में घुसने की, तुमको क्वेश्चन करने का तरीका करा दूंगा और जेई में क्वेश्चन तुम्हारा बनवा दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है ठीक है बच्चों, यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट क्या आता है, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। रिएक्टिविटी कौन सी चीज है रिएक्टिविटी को बढ़ाती है SN1 रिएक्शन में। ठीक है, एक SN1 रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव होगी, ज्यादा फेवर करेगी, ज्यादा फॉरवर्ड में की तरफ जाएगी कब, जब उसका जो एक कार्बोकेटायन बन रहा है ना, उसका जब ये जो कार्बोकेटायन बन गया ना, इसे हटाओ, गंदगी हटाओ, उसका जो एक कार्बोकेटायन बना ना, अगर ये स्टेबल बन रहा है बेटा, अगर एक कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है, तो ये रिएक्शन तो चाहेगी ना मैं जल्दी से लीविंग ग्रुप को भगा दूं और स्टेबल फॉर्म में आ जाऊं, जल्दी से लीविंग ग्रुप को निकाल के भगा दूं, जल्दी से भगा दूं और स्टेबल कार्बोकेटायन बना लूं। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो ये तो चाहेगी ही नहीं भैया, इसकी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी रिएक्शन की, तो सोचेगी कि भैया मैं बनूं ही ना, मैं बनूं ही ना। ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा, जितना ज्यादा ये जो कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, उतना ही ज्यादा हमारी इस कंपाउंड की इस रिएक्शन की स्टेबिलिटी रेट होगा, इस SN1 का उतना ही ज्यादा रेट होगा, उतना ही ज्यादा SN1 फेवर करेगा। ठीक है, बिल्कुल भैया समझ गए। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी SN1 की। ठीक है, रिएक्टिविटी का भी कर सकते हो, रेट ऑफ SN1 से भी याद कर सकते हो, रेट या फिर रिएक्टिविटी। ठीक है, अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भैया किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, GOC में मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी हम हल्का से यहाँ पे बता देते हैं। कार्बोकेटायन ये जो होता है ना, किस पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे कंपाउंड में +M ग्रुप्स लगे हैं, +I ग्रुप्स लगे हैं, +H ग्रुप्स लगे हैं, तो ये जो कार्बोकेटायन है ये स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है क्या पता है भैया हमको, तुम्हारे पास ये एक कार्बोकेटायन बना है, ये एक कार्बोकेटायन बना है। ठीक है, अगर 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 क्या है इस पे NH3 लगा है, सॉरी NH3 कह दिया, अगर इस पे कौन सा ग्रुप लगा है, OCH3 ग्रुप लगा है, OCH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, इस पे OCH3 ग्रुप लगा है, तो तुम क्या कहोगे, अरे OCH3 ग्रुप तो हमारा +M, या फिर बहुत बच्चे इसको +R भी कहते हैं। ठीक है, +M+R एक ही बात होती है, +M इफेक्ट लग रहा है भैया, +M इफेक्ट लग रहा है। OCH3 तो +M रेजोनेंस इफेक्ट देता है, रेजोनेंस इफेक्ट को हम +M इफेक्ट कहते हैं, तो ये +M इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, या तुम +M छोड़ो +I से भी याद कर लो, +M और +I का दोनों मतलब जो भी +M दे रहा है, अगर वो +I भी देगा तो वो भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो हम बेसिकली CH3 लिख लेते हैं। ठीक है, CH3 लिख लेते हैं, उससे तुम्हें आसानी होगी समझ में फिलहाल के लिए। ठीक है, CH3 लिख लो। आगे मैंने सबको समझाया वैसे एग्जांपल ले लेके, मैं फिलहाल अभी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ तुम्हारे अंदर। ठीक है, CH3 +I, ये भी +I इफेक्ट शो कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी +I इफेक्ट शो कर रहा है, तो इतने सारे +I इफेक्ट शो हो रहे हैं, यानी कि कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यानी कि कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है। तो बेसिकली ये सब मैंने GOC में पढ़ा रखा है, तुमको एक बार जाके देख सकते हो। +M इफेक्ट क्या होता है, +I इफेक्ट क्या होता है, कौन से एलिमेंट +I इफेक्ट शो करते हैं, कौन से +M इफेक्ट शो करते हैं, ये सब तुमको GOC में बता रखा है। और नहीं भी पता है तो भी तुम कंटिन्यू कर सकते हो, बस इतना समझ लो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M+I+H। ठीक है, +M+I+H ये दोनों इफेक्ट होते हैं। +M को रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं और +I को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा मोस्टली CH3 हो गया, ये +I शो करता है, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं। ठीक है, तुम्हारा CN हो गया और NO2 हो गया, ये तुम्हारे -M शो करते हैं, OCH3 तुम्हारा +M शो करता है। तो इन सब की ट्रिक्स मैंने बता रखी कैसे इनको याद करना है पिछली वीडियो में GOC की। ठीक है, एकदम चमका रखे GOC 40 मिनट में, 40-50 मिनट में। ठीक है, चलो इतना हम समझ गए। ठीक है, ओके भैया, बिल्कुल समझ गए। अब एक बात ध्यान रखना, इस वाली रिएक्शन में ना SN1 दिया, देखो SN1 में इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SN1 से मोस्टली क्वेश्चन आ रहे होते हैं। SN1 जो रिएक्शन होती है ना हमारी, SN1 सब्स्टिट्यूशन 1 रिएक्शन होती है ना, उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है वो। ठीक है, डिपेंड करती है। एक पॉइंट याद रखना, जब भी कार्बोकेटायन बनता है ना, अगर वो कार्बोकेटायन को दिख रही है एक ज्यादा स्टेबल स्टेट, तो वो क्या होगा, वो रीअरेंज भी हो सकता है, वो रीअरेंज भी हो सकता है। तो कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जिस बच्चे ने भी हल्का बहुत भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का ट्राई किया होगा उसको पता होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है। ठीक है, तो फिर भैया हाउ डज अ कार्बोकेटायन रीअरेंज, ये जो हमारा कार्बोकेटायन बना, ये जो हमारा बना था, ये जो हमारा कार्बोकेटायन बना था,
ये खुद को रीअरेंज भी कर सकता है क्या भैया? ये खुद को रीअरेंज भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा वो खुद को रीअरेंज करने की टेंडेंसी रखता है टू अ मोर स्टेबल स्टेट। अगर बहुत ज्यादा स्टेबल और किसी स्टेट में हो रहा है तो वो खुद को रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटी भी रखता है बेटा, बिल्कुल रखता है भैया। ठीक है, बिल्कुल रखता है। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये तुमको याद रखना होगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं भैया? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमको बता देते हैं, एग्जाम्पल से देख लो। ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन है, ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन बना, मान लो ये रिएक्शन के बाद तुम्हारा कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हें क्या देखना है, इस कार्बोकेटाइन पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? इस कार्बोकेटाइन के अगले वाले कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इस कार्बोकेटाइन के अगले वाले कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया, एक अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया, यानी कि इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, दूसरे कंपाउंड की बात करें, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा है ऐसे। दूसरे कंपाउंड की बात करें, इसमें इसका जो प्लस चार्ज है, जो कार्बोकेटाइन है वो यहाँ बना है, तो इसके हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालने, किससे निकालते हैं? इसके अगला कार्बन कौन सा? ये वाला। इसके अगला कार्बन कौन सा? ये वाला। इसके अगला कार्बन कौन सा? ये वाला। अब इन कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस पे तो 3 है भैया, इस पे 3 हाइड्रोजन है, इसके भी 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हुआ? क्या ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ या फिर ये वाला स्टेबल हुआ? कौन सा हुआ? जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके ज्यादा है? हमारे दूसरे वाले कंपाउंड के 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही है। ठीक है, इस इफेक्ट को हम प्लस एज इफेक्ट भी कहते हैं, या तुम ये भी याद कर सकते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाला इफेक्ट। ठीक है, चलो, तो बेसिकली हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की मदद से। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है किधर साइड? जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। ठीक है, अगर ये चीज यहाँ पे जाके अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा सकती है तो ये अरेंज हो जाएगी वहां पे जाके। ठीक है, वो हम नीचे देखेंगे। बेसिकली हमें देख रहे हैं हाउ डज अ कार्बोकेटाइन रीअरेंज। ठीक है, चलो, दूसरा एक फैक्टर आता है, अगर कार्बोकेटाइन तुम्हारा ऐसा कुछ बना है और वो रिंग के साथ रेजोनेंस में, ठीक है, वो कंजुगेटेड भी कह सकते हैं, फिर ऐसे भी कह सकते हैं रिंग के साथ रेजोनेंस में, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, फिर ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में। तो बेसिकली ये जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस में है। तो अगर ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में होता है रिंग के साथ तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, नॉर्मल कार्बोकेटाइन से। ठीक है, बहुत ज्यादा ही स्टेबल होता है। ठीक है, ये तुमको याद रखना है दोस्त, बिल्कुल याद रखना है भैया। इसको हम प्लस एम इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, कि कुछ कहना चाहो तो कह लो, वरना ना भी कहो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, दिस इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर अदर। तो ये वाला जो इफेक्ट होता है बहुत ही डोमिनेटिंग होता है भाई। जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन इनको कहते हैं, ठीक है, उतने ज्यादा ये स्टेबल होगा। ठीक है, देखो एक तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। देखो ये कैसे रिएक्ट करेंगे बेसिकली। यार छोड़ो यार, इतना डीप नहीं घुसना है हमें, फिर तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। बस इतना याद रख लो, ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है रिंग के साथ, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलो, एक ये इफेक्ट हो गया। तीसरा जो फैक्टर आता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, वो आता है प्लस आई, इंडक्टिव फैक्ट वाला फैक्टर, प्लस आई इफेक्ट वाला। ठीक है, ओके। तो जो प्लस हमने देखा था, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस एम प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, वैसे ही अगर किसी कंपाउंड पे, ये तुम्हारा कंपाउंड है, ये तुम्हारा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है। ठीक है, इसमें अगर बहुत सारे प्लस आई ग्रुप लगे हैं, CH3 प्लस आई शो करता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो बहुत सारे प्लस आई ग्रुप लगे हैं, तो क्या होगा, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब तुमसे कहा गया भैया इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिस्कस करो। कर लेते हैं भैया। यहाँ पे हमने देखा इस वाले कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा ये वाला एक प्लस आई ग्रुप लगा है, एक ए प्लस आई ग्रुप लगा है। इस वाले फिर हम इस बी वाले स्ट्रक्चर में आए। बी वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा दोस्त, एक प्लस आई ग्रुप लगा है, लेकिन एक NO2 लगा है, माइनस एम लगा है भाई साहब। माइनस एम तो डोमिनेटिंग होता है भैया। एम इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, उसके सामने आई इफेक्ट एच इफेक्ट कुछ काम नहीं करते हैं। तो जो अगर तुमको कहीं भी माइनस एम इफेक्ट लगता हुआ दिख रहा है तो तुम कहोगे वो डोमिनेटिंग इफेक्ट है। ठीक है, डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो माइनस एम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हमने क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई माइनस एच, जो भी तुम कहना चाहो। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि भैया -m इसमें आ गया तो डिक्रीज हो जाएगी स्टेबिलिटी। इसमें दोनों प्लस आई थे, इसमें एक -m है, एक प्लस आई है, ठीक है। इसमें प्लस आई से प्लस आई मान सकते हो कैंसिल हो गया, ये वाला यहाँ पे प्लस आई है और यहाँ पे -m है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इस कार्बोकेटाइन की, क्योंकि इसमें -m ग्रुप आ गया। अगर यहाँ +m ग्रुप होता तो कहते भैया इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -m है, इसकी वजह से हम कहेंगे ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। ये भी हम समझ गए। यार अभी ट्राई करो कि हाँ भैया मेरे दिमाग में कुछ जा रहा है, बस ऐसा समझ लो कि भैया ने कुछ बता दिया, हल्का बहुत समझ आ गया। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे और जब तुम वापस से पीडीएफ को रिवाइज करोगे तब सब कुछ चमक जाएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। ओके भैया, ठीक है, ये हो गया भैया। एक नोट याद रखना, एक नोट याद रखना, if carbocation is less stable at its position, ठीक है। हमने क्या बोला था, अगर जो कार्बोकेटायन है वो लेस, मान लो यहाँ पे कार्बोकेटायन बहुत कम स्टेबल है, उसे ये लग रहा है कि मैं रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। इट कैन रीअरेंज टू अ न्यू पोजीशन अकॉर्डिंग टू द गिविंग अबव फैक्टर, ठीक है। इन तीनों फैक्टर जो हमने बताया, पहला फैक्टर ये वाला, ठीक है, पहला फैक्टर स्टेबल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाला, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमारा ये वाला, ठीक है। तीसरा फैक्टर हमारा ये वाला। इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अल्फा हाइड्रोजन हमारा कार्बोकेटायन रीअरेंज कर जाएगा टू अ बेटर एंड स्टेबल पोजीशन, ठीक है। उसको ही हम कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन बेटा, ठीक है। ये हम समझ गए, ये हम समझ गए। ये तो कार्बोकेटायन बावला है भाई, जहां भी उसको स्टेबिलिटी दिखती है वो साला उधर भग लेता है, ठीक है, कुछ भी उसको कुछ भी करना पड़े। अब भैया वो रीअरेंज होता कैसे, हमने देख लिया स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा होती है, तो कैसे वो रीअरेंज हो गए उस स्टेबल स्ट्रक्चर की तरफ जाएगा वो हमें देखना है। वो अगर जान गए तो पूरा चैप्टर हो गया, बहुत आसान है वो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं। ओके, जस्ट एग्जाम्पल ले लो, जस्ट एग्जाम्पल से मैंने समझाया, जस्ट एग्जाम्पल ले लो। हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। एरोस को अभी निगलेक्ट करना, इन ग्रीन वाले एरोस को निगलेक्ट करो अभी, ठीक है। होगा क्या, हमारे पास ये कार्बोकेटायन एक बना, हमारे पास एक कार्बोकेटायन बना, मान लो ये जो कार्बोकेटायन बना था ये SN1 में, वो यही वाला था, वो यही वाला कार्बोकेटायन यहाँ पे बन गया, ठीक है। SN1 में जो कार्बोकेटायन बना वो ये वाला कार्बोकेटायन था, ठीक है, बिल्कुल भैया ये वाला कार्बोकेटायन था। अब क्या तुम्हें लगता है, अगर जस्ट इमेजिन करके देखो यार, हम बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये जो अगर पॉजिटिव चार्ज होता ना, अगर ये अगले वाले कार्बन पे होता, इस वाले कार्बन पे होता, तो क्या ये ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रख सकता था या फिर ज्यादा स्टेबल हो सकता था, है भैया। एक बार देख लेते हैं भैया, एक बार देख लेते हैं, अगर इसको इधर हम एक बार रख के देख लेते हैं, क्या दिक्कत हो गई, क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी हमको, हम क्या करें, इस कार्बोकेटायन को यहाँ रख के देख लेते हैं, एक बार रख के देख लेते हैं इस वाले कार्बन पे, यहाँ से उठा के इस वाले पे, ठीक है। ओके, अब जब हम इस कार्बोकेटायन को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो कुछ तो भैया, कुछ किसी को तो हमें भगाना पड़ेगा। ऑलरेडी वहां पे इतने लोग हैं, एक कार्बोकेटायन को अगर लेके आए हैं तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए किसी को तो भगाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे H जोड़ा है उसको यहाँ पे ले आते हैं कार्बोकेटायन की जगह। तो भैया बेसिकली हुआ क्या, कार्बोकेटायन रीअरेंज कर गया, किसको धक्का मार के, हाइड्रोजन को धक्का मार के, और हाइड्रोजन उसकी जगह पे आ गया। इसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट का होना, हाइड्राइड शिफ्ट का होना। कार्बोकेटायन यहाँ पे आ रहा है, उसकी जगह पे कौन जा रहा है, हाइड्राइड जा रही है, इसको हम कहेंगे एक हाइड्राइड शिफ्ट हुई, एक हाइड्राइड शिफ्ट हुई, और कार्बोकेटायन तुम्हारा इस पोजीशन पे आ गया, कार्बोकेटायन तुम्हारा इस पोजीशन पे आ गया। अब हमने क्या देखा भैया, अब हमने देखा, ठीक है, ये इस तरह से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इस तरह को हमको रीअरेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या लगा, ये ज्यादा स्टेबल था, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो कार्बोकेटायन यही बस जाएगा, वरना वो वापस अपनी ओल्ड पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम जब भी तुमको लगे कि भैया कार्बोकेटायन बन रहा है, एक अगले कार्बन पे उसको ले जाके फेंक देना और हाइड्राइड शिफ्ट करा देना, और देख लेना क्या वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है स्टेबल तो पुराना वाला स्ट्रक्चर ही मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर स्टेबल बन रहा है तो नया वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा दोस्त, ठीक है। इस तरह से हम शिफ्टिंग देखते हैं, इस तरह से हम शिफ्टिंग देखते हैं। बिल्कुल भैया हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा पार्टी, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमने H को धक्का मार के इधर फेंका था, ठीक है, क्या हम ऐसा भी तो कर सकते थे, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, जो मिथाइल ग्रुप लगा इसको भी तो धक्का मार के इधर फेंक सकते थे, क्या दिक्कत हो गई। H और CH3 में हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं, या फिर हम इस बड़े से फिनाइल ग्रुप को भी तो फेंक के था लगा सकते थे, जब H+ यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया था, कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ईज ऑफ शिफ्ट, कौन ज्यादा अच्छे से शिफ्ट हो सकता है, तो सबसे ज्यादा अच्छे शिफ्ट H हो सकता है, उसके बाद फिनाइल ग्रुप हो सकता है, एंड उसके बाद तुम्हारा CH3 ग्रुप हो सकता है, उसके बाद C2H5 ग्रुप हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, ईज ऑफ शिफ्ट बेटा, ईज ऑफ शिफ्ट। सबसे आसानी से शिफ्ट कौन हो सकता है, कार्बोकेटायन की जगह आ कौन सकता है, उसको हम कहते हैं ईज ऑफ शिफ्ट। अब जस्ट मान लो यहाँ पे CH3 ही होती, यहाँ पे C2H5 होता, C2H5 होता, यहाँ पे H नहीं होता, यहाँ पे C2H5 है, ठीक है। तो भैया तुम किसको रीअरेंज, कार्बोकेटायन यहाँ आना चाह रहा है तो किसकी जगह लेके आएगा,
जस्ट इमेजिन करो C2H5 CH3 और फिनॉल में सबसे आगे कौन है, फिनॉल ग्रुप। तो ये क्या करेगा, फिनॉल ग्रुप को यहाँ ले आएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा फिनॉल ग्रुप आएगा, यहाँ पे तुम्हारा फिनॉल ग्रुप आएगा और ये यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, समझ गए भैया, बहुत आसान हो गया भैया, बहुत आसान है एकदम, आपने इतना अच्छे से, अरे कहाँ बना दिया, इधर फिनॉल ग्रुप आएगा इस पे, ठीक है, इधर फिनॉल ग्रुप आएगा इस पे। भैया आपने तो क्या बेहतरीन चमका दिया। बस यही करना है, यही करना है। मान लो तुमको CS3 दिख गया तो CS3 कर देना। अगर तुमको H दिख जा रहा है, देखो H तो हमेशा ही होगा, H इन सबसे ज्यादा ईज ऑफ शिफ्ट रखता है, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा H का होता है, तो भैया H तो हमेशा शिफ्ट होगा। लेकिन अगर H की जगह इनमें से कोई और है तो तुम इस ऑर्डर में रीअरेंज करोगे, तुमको दिख गया, इस ऑर्डर में शिफ्ट करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं, देख लो नीचे आके। बिल्कुल गंदा एग्जाम्पल लगेगा लेकिन बेटा बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी को हमें इजीली देखना होगा और सॉल्व करना होगा चीजों को। अब ये जो एग्जाम्पल है ऊपर वाली सब चीजें पॉइंट कवर कर दे रहा है, तो इस एग्जाम्पल को समझ लो, ऊपर का सबको रिवाइज हो जाएगा बेटा। नहीं समझ आ रहा है तुम भैया पीछे वापस जाके देख लो, क्योंकि ये कंसेप्ट हर किसी को समझ में आना चाहिए अगर ऑर्गेनिक की स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है बेटा, देखते हैं चलो। ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है भैया, हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास ये एरोस को भी निग्लेक्ट करो, इन एरोस को निग्लेक्ट करो अभी, ठीक है, इनको इन पर ध्यान मत लगाओ अभी। हम अभी जस्ट ये देखना चाह रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है भैया, ठीक है भैया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा कार्बोकेटायन है। अब हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं भैया, ये अगर हम कार्बोकेटायन को, इस कार्बोकेटायन को अगर हम अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट करा दें, या फिर हम इधर भी करा सकते हैं, हमारी मर्जी, हम कहीं भी करा लें, फिलहाल हम इधर करा के देखते हैं इसको। इधर एक कदम यहाँ शिफ्ट करा रहे हैं, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करा दें, तो क्या ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्या भैया? तो देख लो ना करके, पूछ कर भैया, मैंने कहा तुमसे देख लो खुद करके। बिल्कुल देख लेते हैं भैया, बिल्कुल देख लेते हैं। तो हमारा क्या मकसद है, इस कार्बोकेटायन को शिफ्ट करा के इस वाले कार्बोकेटायन, इस वाले कार्बन पे ले जाना। ठीक है, लेकिन अगर ये इस वाले कार्बन पे जा रहा है तो इसका मतलब है इसकी जगह भरने किसी को तो आना पड़ेगा भाई, किसी को तो आना पड़ेगा, ठीक है, किसी को तो आना पड़ेगा। तो आएगा कौन, ठीक है, अरे यहाँ पे जाना था, यहाँ पे ये H है, ठीक है, आएगा कौन, तुम्हारे पास CH3 है आने के लिए, एक और CH3 और C2H5 है। हमने क्या देखा था, CH3 जल्दी आ सकता है देन C2H5, ईज ऑफ शिफ्ट किसकी ज्यादा है, CH3 की, तो इजीली कौन आएगा, CH3। इसलिए हम C2H5 को नहीं लेंगे, हम CH3, कोई भी एक CH3 को उधर ले जाएंगे कार्बोकेटायन की जगह पे। ठीक है भैया, तो जस्ट हमने अज्यूम कर लिया हमने, अरे ये क्या हो गया, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, इसको रब कर दो, इरेजर से ढक दो इसको, हाँ ये गलत लिख गया है, इसको हटाओ, ये कुछ नहीं है। ठीक है, हम भैया समझ गए, एक CH3 आ जाएगा, तो हमने जस्ट मान लिया, हमने इस वाले CH3 को शिफ्ट करा दिया, इस वाले CH3 को शिफ्ट करा दिया, तो जो तुम्हारा कार्बोकेटायन था वो इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला CH3 इधर कूद के चला गया। बिल्कुल भैया आ गया। अब तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट बन के आया वो ऐसा कुछ आया, बन के देख लो बेटा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा जो बन के आया वो ऐसा कुछ आया, CH3। ठीक है, क्या करा था हमने, यहाँ पे CH3 लगा दिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया था, तो हम लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा दो, ठीक है, और CH3 लगाने के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दो, तो जो तुम्हारा फाइनल कंपाउंड आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या ये स्टेबल है, क्या ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबल है भैया, CH3 देखो यहाँ कूद के आ चुका है, या फिर ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबल है, ये हमको पता लगाना है, ये हमको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, देख लो यार, इतना आसान है पता लगाना। हमने तुमको क्या था, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, इस वाले स्ट्रक्चर के कितने अल्फा हाइड्रोजन है, C प्लस कार्बोकेटायन के अगले कार्बन के हाइड्रोजन, कार्बोकेटायन के अगले कार्बन के हाइड्रोजन गिन लो। इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है भैया। इसके अगले कार्बन कितने हाइड्रोजन है, ये भी, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यानी कि इस वाले कार्बन पे तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। इसके C प्लस के इधर वाले कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो भैया हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए इस वाले स्ट्रक्चर के। इस वाले स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं भैया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, गिन लो। C प्लस के अगले वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो C प्लस का अगला कार्बन ये हो गया, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। C प्लस के अगला कार्बन ये हो गया, इस पे कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। ये C2H5 को खोल के लिखा गया, ये जो C2H5 है इसको खोल के लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, इसके 2 आ गए। C प्लस के अगले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 अल्फा हाइड्रोजन। अरे भाई हमने तो देखा भैया, जब हमने कार्बोकेटायन को शिफ्ट करा दिया तो वो ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, उस पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, यानी कि ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। उसका क्या मतलब है, ये कार्बोकेटायन शिफ्ट हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेगा।
इस बेसिकली कहने का ये मतलब है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है कार्बोकैटायन का शिफ्ट। ओके, बिल्कुल समझ गए, ठीक है, बिल्कुल समझ गए, ज्यादा स्टेबल दूसरा प्रोडक्ट होगा। एक आखिरी पॉइंट ऐसे का तुमको ध्यान रखना है फॉर कार्बोकैटायन, ठीक है, फॉर कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन। भैया 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री क्या होते हैं बताना जरा। लो भाई बताते हैं तुमको, तुम जो बोलो हम वो करेंगे तुमको, और बताओ, बताते हैं। 3 डिग्री कार्बोकैटायन कौन से होते हैं? 3 डिग्री कार्बोकैटायन तुम्हारे होते हैं, ये तुम्हारा कार्बोकैटायन है, इस पे तीन 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 आर ग्रुप लगे हो, ठीक है। 2 डिग्री कौन से होते हैं? 2 आर ग्रुप लगे हो, ठीक है, 2 आर ग्रुप लगे हो, एक कोई एच ग्रुप लगाओ, ठीक है, कोई एच ग्रुप लगाओ, ये कोई एच ग्रुप लगाओ। और भैया 1 डिग्री कौन सा होता है? सिर्फ एक ही सी लगाओ, बाकी हर जगह एच लगे हो, ठीक है, इसको हम 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है, इसको हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। इतना समझ गए? हो गया तुम्हारा चैप्टर। चैप्टर नहीं, सब्स्टिट्यूशन मोस्टली तुम समझ गए, ठीक है, SN1 तुम समझ गए अच्छे से, जहां से मोस्टली क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये SN1 की कहानी कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम SN2। SN1 हो गया हमारा, अब जल्दी जल्दी चीजें कवर होंगी। अब पढ़ते हैं हम SN2 रिएक्शन, ठीक है, अब बढ़ेंगे SN2 रिएक्शन, स्पीड में हम कवर करेंगे। SN2 रिएक्शन को पढ़ते हैं। हमने SN1 में क्या बोला था? R प्लस बन जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट पे अटैक मारता है, जब सबस्ट्रेट पे अटैक मारता है तो होता क्या है? एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, कार्बोकैटायन नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है? ये तुम्हारा मॉलिक्यूल, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अपना बॉन्ड जोड़ता रहेगा, साथ साथ ये बॉन्ड टूटता भी रहेगा, ठीक है, अपना बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल जोड़ता रहेगा, साथ साथ ये बॉन्ड टूटता भी रहेगा, तो इसको हम कहेंगे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ऊपर कार्बोकैटायन बन रहा था, कार्बोकैटायन अगर रीअरेंज हो सकता था तो हो रहा था, और उस पर आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ जा रहा था, SN1 में। इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है भैया? तुम्हारा RL जो सबस्ट्रेट है भैया, उस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव होते ही है। न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो वो साथ साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूटता जाएगा, तो फाइनली क्या होगा? लीविंग ग्रुप हट जाएगा और NuRNu बन जाएगा, ठीक है। तो एक बीच की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक बीच की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक बीच की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है? ये बॉन्ड बनता रहता है और ये बॉन्ड टूटता रहता है, ये बॉन्ड बनता है हल्के हल्के और ये बॉन्ड टूटता रहता है, ठीक है, यही ट्रांजिशन स्टेट होती है। और जब ये पूरा टूट जाता है, L माइनस अलग हो जाता है, इसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, और हमारा RN बन जाता है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली L को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है, समझ गए भैया? बिल्कुल। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बस यही SN2 का मैकेनिज्म होता है, इसमें ज्यादा खिचड़ी नहीं होती है, ठीक है। ये एक 1 स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ऊपर वाले में क्या था? 2 स्टेप होते थे। पहले हमारा कार्बोकैटायन बनता था, फिर क्या होता था? कार्बोकैटायन NU से जुड़ जाता था, NU पे अटैक करता था और RNU बन जाता था। इसमें क्या है? एक ही स्टेप है, बन भी एक साथ ही रहा है और टूट भी एक साथ ही रहा है, ठीक है, ठीक है, टूट भी एक साथ ही रहा है, बन भी एक साथ ही रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है भैया, इतना हमको समझ आ गया अच्छे से प्रॉपरली। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये एक 1 स्टेप होती है, ठीक है, हमको समझ आ गया 1 स्टेप होती है। ओके, अब ये देखो फेवर किसको करती है? हमने ऊपर क्या पढ़ा था? हमने ऊपर क्या पढ़ा था? जो SN1 रिएक्शन होती है, मिलाते चलो, सब कुछ उल्टा है इसमें। SN1 क्या होती है? SN1 को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं। पोलर प्रोटिक कौन से होते थे? HCl, HI, HBr, H2O, ROH, ये सारे पोलर प्रोटिक होते थे तुम्हारे। लेकिन इसमें क्या करते हैं? SN2 को कौन फेवर करते हैं? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं। किसको? फेवर्ड बाय पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, फेवर्ड बाय पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर SN2। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट तो हमको फेवर करते हैं, समझ गए भैया, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये तुमको याद कर लो एग्जाम्पल, ये 3 ही ऐसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इनके अलावा कोई नहीं आता है। एसीटोन, DMSO, DMF, एसीटोन, DMSO, DMF, एसीटोन, DMSO, DMF, जितने भी DMSO, DMF और एसीटोन है ना, ये सारे तुम्हारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। जहां भी तुम्हें सॉल्वेंट के रूप में दिख गए, समझ लेना SN2 रिएक्शन होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ठीक है, ये समझ आना चाहिए हमको। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देखते ही, ठीक है भैया, इतना हम समझ गए, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी,
ठीक है, उतना ही SN2 रिएक्शन हो रही होगी, उतनी अच्छे से SN2 रिएक्शन हो रही होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब होती है तो SN2 रिएक्शन को हम फेवर करते हैं, यानी कि SN2 रिएक्शन को हम करते हैं। भैया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे जज करते थे, मैंने इसलिए यहाँ पे पढ़ाया था बेटा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जज करने के ये 2 क्राइटेरिया होते थे, यहाँ हम तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये वाला क्राइटेरिया और ये वाला क्राइटेरिया। रिवाइज कर लेना, नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, देख लेना। ठीक है, इतना समझ आ गया हमको? बिल्कुल भैया हमको समझ आ गया, बिल्कुल हमको समझ आ गया ये चीज, हटाओ इसको। ठीक है, बिल्कुल हमको ये चीज समझ आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5th पॉइंट देख लो। ये सारी चीजें ना तुमको कोचिंग वाले 50 दिन 20-20 दिन लगा देते हैं पढ़ाने में। मेरे खुद के कोचिंग जहां मैं पढ़ा करता था अपने क्लास 12th में, वहां पे 12 दिन में ये चैप्टर कवर हुआ था, फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्होंने नहीं कराई थी। यहाँ पे हम 50-60 मिनट में तुम्हारा कवर करा रहे हैं, तो उसमें लगते हैं एफर्ट्स और कंसाइज नॉलेज ऑफ फुल चैप्टर। ठीक है, तुमको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने, चीजों को समझने का ट्राई करते चल मेरे भाई। ठीक है, हमारा जो 5वां पॉइंट आता है मेरे भाई, 5वां पॉइंट हमारा जो आता है, पेंसिल की थिकनेस कम कर लेते हैं। हाँ, हमारा जो बेटा 5वां पॉइंट आ रहा होता है वो आता है रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल एज देयर इज नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। हमने क्या बोला, कार्बोकैटायन तो बनता ही नहीं है SN2 में, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है, तो उसका रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल बात है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात थी, समझ आ गया हमको। ठीक है, चलो ये रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -i -h। हमने वहां पे क्या पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m +i +s +h। ठीक है, एकदम उल्टा हो रहा है, देख लो SN2 में एकदम उल्टा हो रहा है। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, सब्स्टिट्यूट ही हो रहे हैं, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, लेकिन सब उल्टा हो रहा है यहाँ पे। ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये एक नया फैक्टर आया है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली क्राउडिंग। जितने बड़े बड़े आयंस होंगे, मान लो ये कार्बन पे ये इतने बड़े बड़े आयंस लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े आयंस लगे हुए हैं, ठीक है, तो फिर जो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना चाहेगा ना, वो क्या करेगा, अरे भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का इस पे आके अटैक करने का, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे, इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे, इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे, ये रिपेल कर रहे हैं इसको, भागो 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 भागो, ऐसे करके रिपेल कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को बड़े बड़े ग्रुप। इसकी वजह से क्या होगा, क्राउडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, क्राउडिंग बढ़ जाएगी, उस जगह की क्राउडिंग बढ़ जाएगी। उसको हम थोड़ा अच्छी भाषा में क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग ही होती है, बड़े बड़े आयंस की क्राउडिंग। ठीक है, बड़े बड़े आयंस की क्राउडिंग। तो भैया रिएक्टिविटी ऑफ SN2 डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी उस जगह पे न्यूक्लियोफाइल उतना ही रिपल्शन फील करेगी, यानी कि SN2 हो नहीं पाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके ओके, तो कहीं पे तुमको दिख रहा हो भैया ये वाला फैक्टर भी लग रहा हो और ये वाला फैक्टर भी लग रहा हो, तो ध्यान रखना ये ए वाला जो फैक्टर होता है वो डोमिनेटिंग होता है देन बी। ठीक है, इतना कोई पूछते नहीं है, जैसे मैंने बता दिया। ध्यान में रख लेना कि अगर तुम्हारे पास क्राउडिंग वाला फैक्टर भी दिख रहा हो तुम्हें, ठीक है, और ये वाला फैक्टर भी दिख रहा हो -m -i -h वाला, तो भैया तुम्हारा ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसे हर जगह नहीं होता है, लेकिन इसको तुम मत भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ जगह होता है, बस तुमको ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, इतना हम समझ गए भैया, बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ चुके हैं भैया, एकदम अच्छे समझ चुके हैं। अरे अरे अरे, ओके, चलो इतना हम समझ गए। अब एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं, इनको भैया अरेंज करना है तुम्हें। अरेंज करो SN2 की रिएक्टिविटी में, SN2 की रिएक्टिविटी के कौन सबसे ज्यादा SN2 शो करेगा, कौन सबसे कम करेगा। ठीक है, करो। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो तुमको क्या दिख रहा होगा, A कंपाउंड, B कंपाउंड, C कंपाउंड। पहले हम देखते हैं C कंपाउंड पे जाते हैं। C कंपाउंड में हमें दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया, इसको हम लीविंग ग्रुप कह देंगे। तो SN2 में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहां पे, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, जब ये अटैक करने आएगा देखेगा यार एक तो इतना बड़ा CH3 लगा ही लगा है, साथ में इतना बड़ा फिनॉल ग्रुप भी लगा है, तो मुझे तो रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, मैं तो नहीं अटैक कर पाऊंगा। ठीक है भैया, समझ गए, तुम्हारे पास एक फिनॉल ग्रुप लगा है, इसलिए तुम्हें रिपल्शन फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो दो भैया फिनाइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ तो दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं भैया, तो ये और नहीं रिएक्ट कर पाएगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको तो और ज्यादा रिपल्शन फील होगा। ठीक है, और ज्यादा रिपल्शन होगा, यानी कि ये भी गंदा SN2 शो करेगा। और यहाँ तो इस वाले कार्बन पे तो कोई भी नहीं लगा है, सिर्फ एक CH3 लगा हुआ है भाई, सिर्फ एक CH3 लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं इस पे, तो यहाँ तो कोई रिपल्शन ही नहीं फील करेगी न्यूक्लियोफाइल, यानी कि घुसती चली जाएगी न्यूक्लियोफाइल, और इसको फेंक देगी और खुद आप यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है भैया, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा फॉर SN2, दिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग कम है। उसके बाद क्राउडिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड उसके बाद सबसे ज्यादा क्राउडिंग इसमें है। ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। समझ गए, बहुत सिंपल एग्जांपल था, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा SN1 एंड SN2
पूरा होता है बेटा। अब आएंगे तुम्हारे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। SN2 में क्या होता था, सब्सटीट्यूशन होता था। सब्सटीट्यूशन कैसा होता था, सब्सटीट्यूशन कैसा होता था, हमारा न्यूक्लियोफाइल किसको सब्सटीट्यूट कर देता था, लिविंग ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर जाता था और उसकी जगह पे आके जुड़ जाता था। एलिमिनेशन में एक अलग चीज होती है। एलिमिनेशन में क्या होता है, बेस होता है, बेस का यूज होता है और बेस क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव करके उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगा देता है, उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ओवरव्यू दिया है खाली एलिमिनेशन का, तुम्हें सब समझ आएगा इस बात की, तुम्हारा भाई गारंटी ले रहा है बेटा। ओके चलो, समझ गया कितना टाइम हो गया। अरे अरे मेरा खाना छूट गया आज भी। ओह कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना तो खा लेंगे, क्या ही दिक्कत है, बाहर से ले लेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन भैया होता क्या है, देखो दो तरह की एलिमिनेशन होती है, तीन तरह की होती है, E1 E2 E1 CV, ठीक है। E1 CV तो एक अलग केस है, वो हम समझा देंगे तुम्हें। E1 E2 पढ़ लो खाली, फिलहाल वो भी पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन E1 E2 इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। E1 रिएक्शन मैकेनिज्म देखना बहुत जरूरी है। मैं तुमको मैकेनिज्म दिमाग में बसा दूंगा, कलेजे में बसा दूंगा मैकेनिज्म तुम्हारा, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना और मुझे देखना अच्छे से, ठीक है बेटा, ठीक है। सबको समझ आ रहा है तो लिख दो कमेंट सेक्शन में भैया UROP या फिर अजय भैया OP, कुछ भी लिख दो जिससे कि मुझे समझ आ जाए चैट में कि हाँ तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ध्यान से देखना, सबसे पहले तुम्हें दिखेगा एक कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड और उसके साथ एक कार्बन उसके साथ तुम्हारा ये लिविंग ग्रुप जुड़ा है X। इसको हमने, अरे क्या कर दिया, X का हाल हमने क्या बना दिया, ये कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन को हम एल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। जस्ट नाम दे दिया हमने इसको एल्फा कार्बन, ठीक है, जस्ट इसको नाम दे दिया हमने एल्फा कार्बन। तो इसके अगला वाला जो कार्बन होगा वो कहलाएगा बीटा कार्बन, ठीक है। अगर ये जो लिविंग ग्रुप के पहला कार्बन होता है इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, इसके अगला जो कार्बन होता है उसको हम बीटा कार्बन कहेंगे। इतना समझ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली हम तरीका हो गया समझाने का चीजों का, ठीक है। तो हमने इस कंपाउंड में जब हमने सॉल्वेंट डाला भैया, जब हमने क्या डाला, सॉल्वेंट डाला, ठीक है, सॉल्वेंट डाला तो क्या हुआ भैया, सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्वेंट डाल के हमने इस तरह से यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बना लिया, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना लिया, ठीक है भैया। तो भैया जो ये बेस क्या करेगा ना, तो ये जो बेस क्या करेगा, ये E1 का मैकेनिज्म है, ध्यान रखना। सॉल्वेंट डाला कार्बोकेटाइन आया, ठीक है। तो ये जो, ठीक है, कार्बोकेटाइन आया, तो भैया यहाँ पे हम क्या लेते हैं, बेस ले लेते हैं। बेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, B- से। तो हमने ये वाला बेस ले लिया, एक ये वाला हो गया, सॉल्वेंट ने यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ पे एक बेस लिया, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ भी हो सकता है, हमने एक बेसिकली बेस लिया। अभी फिलहाल इसको हम बेस कहेंगे। बेस का काम क्या होता है दोस्त, बेस का काम होता है हाइड्रोजन चुराना। तो भैया ये बेस क्या करेगा, इसके बीटा कार्बन से क्या करेगा, हाइड्रोजन चुराएगा भैया, हाइड्रोजन। ये जो हमारा बेस है छोटा है भाई, ये इसके हाइड्रोजन चुराने आया है, तो ये जो हमारा बेस है ना, ये इसका बीटा कार्बन कौन है, ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन है। तो इस बीटा कार्बन को, इसके बीटा कार्बन के क्या चुराएगा, हाइड्रोजन चुराने का ट्राई करेगा। तो इसका ये रहा हाइड्रोजन, तो बेस कहेगा आ जा भाई मेरे पास, आ जा, मैं तुझे चुरा लूंगा। तो इसको चुरा लिया, ठीक है, इसको चुरा लिया बेस ने, ठीक है, इसको चुरा लिया। तो ये तो H कहेगा अरे हम तो भाग जा रहे हैं यहाँ से H+ के रूप में और अपने इलेक्ट्रॉन वहीं फेंक जा रहे हैं। तो हमने ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ही फेंक गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया बेसिकली, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है सिंपल भाषा में, H हटाओ डबल बॉन्ड लगाओ, ठीक है। तो यहाँ से देखो H हट गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, H हट के डबल बॉन्ड आ गया। इसको हम कहेंगे यहाँ पे हमारा ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, देखो एक स्टेप में याद करना चाह रहे हो तरीके से, इसको भगाया और डबल बॉन्ड लगाया, इसको भगाया, लिविंग ग्रुप को भगाया, H को बेस में चुराया, लिविंग ग्रुप को सॉल्वेंट्स ने भगाया, H को तुम्हारा बेस में चुराया और डबल बॉन्ड हमने लगाया, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे, फिर से देख लो, ठीक है। बेस को, X को सॉल्वेंट ने चुराया, H को बेस ने भगाया और हमने डबल बॉन्ड खुद से लगाया, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, सिंपली याद कर सकते हो।
ओके, समझ गए भैया। एक बात का ध्यान रखना, E1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जो सॉल्वेंट बनता है ना, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है। अगर कार्बोकेटाइन को तुमको पता ही है, जहां पे साला कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे वो रीअरेंज होने को देखता है, तो अगर ये कहीं पे रीअरेंज हो सकता है तो हो जाएगा, उसके बाद बेस अटैक करेगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद बेस अटैक करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो E1 का मैकेनिज्म तो यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, फेवर कौन करता है इसको? वीक बेस फेवर करते हैं। अगर तुम्हारे पास वीक बेस है, वो तुझे फेवर करेंगे। ठीक है, वीक बेस कौन से होते हैं? H2O, जिस पे लोन पेयर है, ठीक है, NH3, pyridine, RNH2, R2N, C2S पर बेसिकली ये तुम देख सकते हो एक बार, अगर तुम्हें कहीं भी ऐसे वीक बेस दिख रहे हैं तो वो फेवर कर रहे होंगे किसको? E1 को। ठीक है, मोस्टली ये RNH2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, R2N भी इंपॉर्टेंट होता है, इनको देख सकते हो, ये तुम्हारे वीक बेस की तरह यूज होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया फेवर्ड बाय वीक बेसिस। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं रेट ऑफ E1। रेट ऑफ E1 देखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भैया, E1 को फेवर कौन सी चीजें करती हैं, कैसे उसकी रेट बढ़ा सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अरे भैया अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा होगा तो ये चीज चाहेगी ना कि मैं स्टेबल फॉर्म में चली जाऊं। अगर ये चीज चाह रही है स्टेबल फॉर्म में, यानी कि E1 रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। ठीक है, E1 रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसका ये मतलब है। ठीक है, समझ गए भैया, हम समझ गए। तो भैया रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये हमने ऊपर SN1 में भी पढ़ा था, और E1 में यही होता है। जहां भी तुम्हारा कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड अच्छे से तब जाएगी जब कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा होगा, और कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके भी स्टेबल बन सकता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिलहाल इतना सही समझ लो। ठीक है, तुमको क्या दिखा है? 2 स्टेप मैकेनिज्म में कैसे? सबसे पहले क्या हुआ, तुम्हारा कार्बोकेटाइन बना था, उसके बाद तुम्हारा बेस आ गया था, बेस ने उसके यहाँ पे बीटा के H चुरा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया था। ठीक है, तो एक 2 स्टेप रिएक्शन होता है, पहला कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, दूसरा अटैक ऑफ बेस। ठीक है, दूसरा अटैक ऑफ बेस। ठीक है, 2 स्टेप फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तुम कह सकते हो लीविंग ग्रुप का निकलना, कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो। लीविंग ग्रुप का करना है, फिर H का बेस का चुनाना, कुछ भी 2 स्टेप रिएक्शन होती है, इतना ध्यान रखना। ट्रिक्स से बता रहा हूं मैं, तरीके से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो E1 रिएक्शन तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन कराएंगे, सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं E2 रिएक्शन पे। E1 कंप्लीट हो गया, E2 रिएक्शन पे आते हैं। E2 क्या है भैया? आ जाओ, क्वेश्चन भी करेंगे हम, भागना मत, वीडियो छोड़ के क्वेश्चन करेंगे बहुत प्यारे प्यारे, जहाँ पे पूरी थ्योरी रिवाइज हो रही होगी, और तुम खुद कर रहे होगे, मैं तुमसे नहीं कहूंगा, तुम खुद कर रहे होगे क्वेश्चन, देखना। चलो E2 की बात करते हैं। भैया E2 रिएक्शन क्या होता है? तो हमने ऊपर क्या देखा था? E1 रिएक्शन, हम करेंगे E2 की बात। तो भैया E2 रिएक्शन क्या होता है? तुम्हारे पास तुम्हारे पास ये लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कह रहे हैं, अल्फा कार्बन कह रहे हैं यहाँ पे, उसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं। ठीक है, उसके अगला हमारा बीटा कार्बन होता है। इतना हमने तुमको टर्मिनोलॉजी ऊपर बता दी थी भैया। तो होगा क्या, जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, इस पे जो लीविंग ग्रुप जुड़ा है, और जो बीटा कार्बन है इस पे जो H जुड़ा है, तो बेस क्या करेगा? फिर से वही काम होता है। बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन चुराना। तो बेस का तो एक ही काम है, जाएगा हो जाएगा, जाके अपना हाइड्रोजन चुरा लेगा यहाँ से। ठीक है, हाइड्रोजन चुराने की टेंडेंसी रखेगा। चुरा लिया हाइड्रोजन, चुराया भैया, तो हाइड्रोजन जब चुरा तो भैया यहाँ तो नेगेटिव चार्ज रह गया ऐसी कैसी, क्योंकि ये तो H प्लस के रूप में जा रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज छोड़ गया, तो नेगेटिव चार्ज कहेगा यार हम डबल बॉन्ड बना ले रहे हैं, और जब यहाँ डबल बॉन्ड आया तो ये भग गया बेसिकली। ठीक है, और भैया भगने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ये प्लस डबल बॉन्ड आ गया और नेगेटिव L माइनस निकल गया। आसान भाषा में समझना है, आसान भाषा में देख लो, जिस तरीका देख लो। क्या करो, बेस को हाइड्रोजन ने भगाया, लीविंग ग्रुप को हमने भगाया, डबल बॉन्ड भी हमने लगा दिया। ठीक है, ठीक है, क्या करा हमने? H हटाया, लीविंग ग्रुप हटाया, डबल बॉन्ड लगाया। H हटाया बीटा कार्बन से, अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप हटाया और डबल बॉन्ड दोनों के बीच में लगा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड दोनों के बीच में लगाया। होगा क्या, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा इसके हटने से, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके हटने से, H के हटने से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, याद करने का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे, होपफुली समझ गए होगे। ध्यान रखना, हमने क्या देखा इसमें, कार्बोकेटाइन तो बना ही नहीं। E2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन तो बना ही नहीं, उसमें क्या हो रहा था भैया, E1 में कार्बोकेटाइन बन रहा था। पहले क्या हो रहा था, सॉल्वेंट रिएक्ट करके इसको भगा रहा था और यहाँ कार्बोकेटाइन बना रहा था, उसके बाद बेस रिएक्ट कर रहा था और H को भगा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, सब कुछ एक साथ हो रहा है। ये H अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ भी रहा है साथ साथ, ये L अपना यहाँ से तोड़ भी रहा है, और ये डबल बॉन्ड भी साथ साथ बन रहा है। तो ये सब तीनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं।
ये तीनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं। किसका? H को बेस का चुराना, लिविंग ग्रुप का भागना यहाँ से, और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तीनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं। तो ये वन स्टेप रिएक्शन हो गई। इसमें कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनेगा दोस्त, कोई भी कार्बोकेटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस इसको फेवर करते हैं, लाइक एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH, इतने स्ट्रॉन्ग बेस, BaOH का होल ट्वाइस, NaNH2, NaCN, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जस्ट इनको देख लो, ये तो तुमको पता है ना, NaOH एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH तो सबको पता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं NaOH KOH। ठीक है, और ऊपर क्या था E1 में, ऊपर क्या था E1 में, वीक बेस होते थे। ऊपर क्या था E1 में, वीक बेस होते थे, वीक बेस फेवर करते थे। नीचे क्या है देखो, पिरिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिरिडीन बेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक बेस, और ये यूजली पूछ भी लिया जाता है, याद रखना पिरिडीन वीक बेस होता है। ठीक है, NaNH2, NaCN, ठीक है, इस पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो इतना भयंकर बेस होता है। ठीक है, Na वाला जितने भी तुम देख रहे हो ना, Na वाले, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस ही होते हैं। K वाला, K भी Na का ही ग्रुप का मेंबर होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सारे। ध्यान रखना, एल्कोहलिक NaOH है, एल्कोहलिक NaOH। अगर एक्वस आ जाए, एक्वस NaOH, ठीक है, तो ये भैया न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ना कि बेस नहीं हो पाएगा, ये फिर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा अगर ये एक्वस आ गया। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल हो गया तो इसमें E1 रिएक्शन की जगह SN1 हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, देखो अपने सब्स्टिट्यूशन में दिखाते हैं तुमको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ गई, SN2 कहाँ चला गया? हाँ, SN2 में देखो। ठीक है, SN2 SN1 में देख लो तुम। ठीक है, SN1 में देख लो, याद रख लेना, जहां भी तुमको, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है शायद। ठीक है, समझ रहे हो ना तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कहाँ चले गए हम, ज्यादा नीचे आ गए। ओ ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, जहां भी तुमको एक्वस दिख जाए NaOH तो समझना वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, होगा। और जहां भी तुमको, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा यार, ये NaOH न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में टूट जाएगी। एक्वस मतलब पानी में घुसेड़ देना, पानी में जब घुसेड़ देते तो आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। आयन किस किस का, Na प्लस का और OH माइनस का आयन। ठीक है, लेकिन जो NaOH होगा एल्कोहलिक वाला, ये एक्वस की बात कर रहे थे, एल्कोहलिक वाला NaOH होगा वो एक बेस होगा। कौन सा बेस? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम होता है? हाइड्रोजन चुराना। ठीक है, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, E2 हमारा जो होता है फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस होता है। रिएक्टिविटी ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये जैसे हमने देखा था, ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तीनों चीजें एक साथ हुई थी, अगर ये स्टेबल बन रही है यानी कि तुम्हारा E2 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ये ज्यादा यूज नहीं होता है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो तुम्हारी, ठीक है, इसको अगर हम हटाएं, ठीक है, इसको अगर हम हटाएं, ये जो तुम्हारी अल्कीन बनी, ठीक है, ये जो तुम्हारी सब कुछ होने के बाद E2 में ये जो अल्कीन बनी ना, अल्कीन क्या, C डबल बॉन्ड C, अगर ये स्टेबल बन रही है दोस्त, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ऑब्वियसली। अगर कोई चीज रिएक्शन में स्टेबल बन जा रही है तो ये चाहेगा ना कि मैं आगे की तरफ जाऊं, ये कंपाउंड चाहेगा ना कि मैं फॉरवर्ड रिएक्शन में जाऊं। ठीक है, अगर ये चीज स्टेबल, उसका प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, ऑब्वियस बात है। तो ठीक है, तो अगर ये चीज स्टेबल बन रही होगी तो E2 का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, E2 का रिएक्टिविटी या फिर रेट दो कह सकते हो, बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये तुमको याद करना है। क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बेसिकली जो हमने उसमें SN2 में पढ़ा था वो E2 में भी तुम देख सकते हो, सेम चीजें हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जितना ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप होंगे, जितना ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप होंगे भैया, बेस हाइड्रोजन चुरा नहीं पाएगा, तो भैया वहां पे रिएक्शन ज्यादा अच्छी हो नहीं पाएगी। तो ये सब तुम्हें ध्यान में रखना है, बस पढ़ लेना एक बार। हमारा जो मेन अब क्वेश्चन अब आता है, एक और जो आखिरी बचता है। ठीक है, हमने E1 देख लिया दोस्त, हमने E2 देख लिया। इसमें क्या होता था, कार्बोकेटाइन बनता था। इसमें क्या होता था, हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। तो भैया हम स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट देख लेते थे, यहाँ पे देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, चलो लास्ट आता है हमारा E1CV। E1CV एक अलग केस होता है एलिमिनेशन का, जो कि अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी है समझना यार, बहुत इजी है। थोड़ा सा ना पेशेंस और थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखो खुद के ऊपर कि तुम समझ सकते हो। अगले 15-20 मिनट के अंदर तुम्हारा सब कुछ वापस से रिवाइज हो रहा होगा क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, E1CV पढ़ते हैं भैया, E1CV पढ़ते हैं, E1CV पढ़ते हैं। चलो भैया E1CV पढ़ते हैं। मैकेनिज्म सेम एज E2, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। ठीक है, अरे भैया ये क्या क्या बोल दिया। तो जो मैकेनिज्म है वो तो भैया E2 की तरह ही होगा, मैकेनिज्म में मत घुसो। ठीक है, E2 की तरह ही होगा, समवॉट E2 की तरह ही होता है, लेकिन जो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन बनता है। तो भैया ये हॉफमैन क्या बला है, ये हॉफमैन क्या बला है और ये सेटजिव क्या बला है, दोनों को हम देखते हैं। बहुत ईजी चीज है भाई, नाम ऐसे ऐसे रख रखे इन लोगों ने, बहुत ईजी चीज है। देखो
देखो सारे बच्चे, देखो ये होता क्या था, अगर तुम E2 इस वाले कंपाउंड में E2 रिएक्शन करवा रहे हो, E2 एलिमिनेशन E2 करा रहे हो, होता क्या था, लीविंग ग्रुप भागेगा, बीटा बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बेस चुरा लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। होता था, सबको पता है ये चीज, ठीक है। लिविंग ग्रुप भगाएंगे, बेस को H भगाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, ठीक है, ये सबको पता है, होता था, ठीक है। इस बार बीटा कार्बन से याद रखना, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन जाते थे, ठीक है, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को बेस चुरा लेता था। ओके, अब एक बात बताओ, बीटा तो ये भी है यार, बीटा तो ये भी है, बीटा तो ये वाला कार्बन भी है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते भैया, क्या हम ये नहीं कर सकते कि इसका इसका हाइड्रोजन भगा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, ठीक है, इसका हाइड्रोजन भगा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका हाइड्रोजन भगा दे बेस और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, क्या ऐसा नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेजर जब तुम E2 रिएक्शन करा रहे होगे तो तुम्हें बनाना है ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला बीटा का यूज करके। इस वाले प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? सेट जे प्रोडक्ट, सेट जे प्रोडक्ट, सेट जे प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जहां पे जो डबल बॉन्ड बनता है दोनों तरफ से घिरा होता है, दोनों तरफ से घिरा होता है, और जो टर्मिनल बनते हैं, जो कोने में डबल बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि अगर तुम इस वाले एच को हटा के यहाँ लगा रहे होते, कोने में डबल बॉन्ड लगा रहे होते, तो भैया वो होता है तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट। देखो सी डबल बॉन्ड सी एक कोने में घुसा हुआ है, ठीक है, अगर ये तुम्हारे बीच में होता, अगर सी डबल बॉन्ड सी बीच में होता तो उनको सेट जिव कहते, सेट जिव कहते। लेकिन ये तुम्हारा अगर डबल बॉन्ड कोने में बन रहा है, कोने में बन रहा है, तो तुम इसको क्या कहोगे? हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है। तो E1CB में क्या करोगे, अगर तुमसे कहें कि भैया इस वाले कंपाउंड में E1CB रिएक्शन करा दो, ठीक है, इस वाले कंपाउंड में तुमसे कहें E1CB रिएक्शन हो रही है, तो तुम कैसे प्रोसीड करोगे? तुम्हें सेट जीव अल्कीन नहीं बनानी, तुम्हें हॉफमैन अल्कीन बनानी, तुम्हें ये वाली नहीं, इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चुरा के डबल बॉन्ड लगाना है। तो सेट जीव प्रोडक्ट नहीं बनाना है तुम्हें, किसमें? E1CB में। तुम्हें किस सेट जीव बेसिकली किस में बनता है? E2 में बनता है, ठीक है, E2 में बनता है, ठीक है। और E1CB में तुम्हें क्या बनाना है? हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी कि इस वाले बीटा कार्बन से H हटा के तुम्हें यहाँ पे ऐसे लगाना है, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया? तो E1CB तो बहुत आसान है। अब ये देख लो E1CB होता कब है। हमने तुमसे बोल दिया कि E1CB कराना है, तुम्हें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे E1CB हो रहा है? उसके बस दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन बना के रखो, बहुत ईजी चीज है, एक बार PDF पढ़ोगे, रिवाइज सब कुछ हो जाएगा। E1CB हैपेंस ओनली व्हेन, अगर ये तीन कंडीशन है तुम्हारे पास, ये तुमको अलग से दिख जाया करेंगी, क्वेश्चन क्या करते हैं अलग से पूछ लेते हैं और बिल्कुल आसानी से दिख जाती हैं, अलग से दिख जाती, क्वेश्चन में भी तुम देखोगे। अगर तुम्हारे पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई एक भी कोई हो रही है, उसका ये मतलब है E1CB रिएक्शन हो रहा है, E2 नहीं हो रहा है, E1CB होगा, E1CB होगा, यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। हॉफमैन कौन सा होता है? टर्मिनल वाली अल्कीन, ठीक है, टर्मिनल वाली अल्कीन। इतना समझ गए सब लोग? बिल्कुल समझ गए भैया। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चैट में लिख दो भैया, अजय भैया ओपी, अगर सब समझ आ रहा है तो लिख दो चैट में, जल्दी से आके मोटिवेट करो, क्योंकि यार ये सब चीजें मोटिवेशन से ही बनती हैं। फ्री कंटेंट है, कुछ प्रमोशन नहीं करता, कुछ नहीं करता मैं इन वीडियोस में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम बचाने के लिए बनाता हूँ। ये थ्योरी 15-20 दिन लगाते हैं टीचर, तब भी बच्चों के दिमाग में नहीं घुसती है। मैंने सिर्फ जेई मेंस ओरिएंटेड थ्योरी निकाल के लाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ 14 पेज भी नहीं है, 13-14 पेज में कंपाइल करके क्रक्स देके तुमको समझा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो भैया लाइक बनता है, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तुम्हारी मर्जी है, वरना मत करो। बेसिकली पढ़ के जरूर जाना, जो भी मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ सब। चलो, E1CB होती कब है भैया? देख लो होती कब है, व्हेन लीविंग ग्रुप इज F या फिर OTS, इसको क्या कहते हैं? टोसाइलेट, टोसाइलेट, ठीक है, टोसाइलेट कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? फ्लोराइड, ठीक है, इसको तो पता ही है, फिर तो फ्लोरीन होता है। और OTS अगर तुमको कहीं दिख गया, OTS यानी कि इसको कहते हैं ऑक्सीजन टोसाइलेट कहते हैं, इसको टोसाइलेट आयन कहते हैं, ये निकल जाता है TS+, इसको हम टोसाइलेट आयन कहते हैं। अगर तुम्हें लिविंग ग्रुप में, अगर तुम्हें लिविंग ग्रुप क्या होता था? ये देखो, अगर तुम यहाँ पे आओगे, जैसे X है, ये एक लिविंग ग्रुप है, जो हम लिविंग ग्रुप भगता था, अगर इसकी जगह पे इसको तुम यहाँ पे तुम्हें F दिख जाए, या फिर तुमको OTS दिख जाए, टोसाइलेट आयन दिख जाए, तो बेसिकली तुम क्या होगे? कुछ भी हो जाए, यहाँ तो E1CB होके रहेगा। अगर तुमको वहाँ F दिख गया और टोसाइलेट आयन दिख गया, बेसिकली दोनों पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप अगर तुमको दिख गए तो तुम देख लेना, वहां पे E1CB 100% हो रहा होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखते हैं, व्हेन बेस यूज्ड इज बल्कि, जो तुम्हारा बेस जो हाइड्रोजन चुरा रहा था, जो तुम्हारा बेस कहाँ चला गया? हाँ, जो तुम्हारा ये जो बेस है ना, ये जो तुम्हारा बेस है, ये जो हाइड्रोजन चुराता है, अगर ये बल्कि बेस है, बहुत बड़ा सा बेस है, बहुत बल्कि बेस है, बहुत फैला हुआ बेस है, ठीक है, अगर वो यूज हो रहा है तो भी तुम E1CB लगाना, अगर तुम्हारा बेस बल्कि है, ठीक है। एक बल्कि बेस का एग्जाम्पल बताता हूँ, जो हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन में, अगर तुमसे E1CB का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बल्कि बेस हमेशा तुम्हारा टर्ट बुटाइल ऑक्साइड ही लेते हैं, टर्ट बुटाइल पोटेशियम ऑक्साइड ही लेते हैं हमेशा, बल्कि बेस यही होता है, ठीक है। इसका कभी कभी डायग्राम भी पूछ लेते हैं,
इसका डायग्राम ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। टर्ट बुटाइल ब्यूटा ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम इसका तुमको बता देता हूँ, CH3, ठीक है, CH3 टर्ट बुटाइल ब्यूट ऑक्साइड, और सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ऐसा अगर तुमको बेस दिख जाए, ये क्या है तुम्हारा टर्ट बुटाइल ऑक्साइड, टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, ठीक है, ये तुम्हारा ये ऐसा कुछ, अगर तुमको ये कोई बेस दिख जाए, कोई ऐसा कुछ दिख जाए भैया ये तुम्हारे बेस की तरह यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तुम समझ लेना अरे तो बल्कि बेस है। बल्कि बेस भैया ने क्या बताया था, E1CB होगी, E1CB मतलब हॉफमैन अल्कीन बनेगी। हॉफमैन अल्कीन क्या होती है, ये वाली अल्कीन जो टर्मिनल अल्कीन होती है, ठीक है यार, बहुत आसान है, क्वेश्चन करोगे मजा आएगा। लास्ट और आखिरी पॉइंट हमारा, व्हेन लिविंग ग्रुप इज बल्की, जब हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो भी बल्की है, ठीक है, या तो हमारा बेस बल्की हो, या हमारा लिविंग ग्रुप पुअर हो, या फिर हमारा लिविंग ग्रुप भी बल्की हो, जैसे NMe3। अगर तुम्हारा लिविंग ग्रुप कहाँ गया, यहाँ पे बताया था ना, ये वाला जो लिविंग ग्रुप है X, ये वाला जो लिविंग ग्रुप है, ये वाला जो लिविंग ग्रुप है तुम्हारा X, ये अगर बल्कि है, बल्कि इन द सेंस एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तुम्हारा ये लिविंग ग्रुप ऐसा कुछ है NCH3 CH3 ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा ग्रुप है, अरे ज्यादा ही CH3 होगा क्या, अरे होगा जो भी होगा बेसिकली, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है ये लिविंग ग्रुप, तो तुम कहोगे भैया, तुम कहोगे तो बहुत ही बल्कि लिविंग ग्रुप है, तो तब भी हम E1CB लगाएंगे। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं, ये 3 पॉइंट होते हैं, तुम्हें रटने हैं ये 3 पॉइंट, ठीक है बेटा, ये तुम्हें 3 पॉइंट रटने हैं, सिंपल बात है, बहुत इजी है भैया। या तो लिविंग ग्रुप गंदा हो, गंदे कौन से होते हैं, F-ऑटोसाइलेट हो, ठीक है, या तुम्हारा लिविंग ग्रुप बड़ा हो, फॉर एग्जांपल NMe3 हो, या तुम्हारा बेस बहुत बल्की हो, टाइट बुटाइल ऑक्साइड हमने बता दिया, ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है फॉर E1CB टू हैपन, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इन ऑल दीज E1CB हैपेंस हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो E1CB होगी और तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। ये सब चीजें हो गई, सारा तुम्हारा E1 E2 E1CB हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। बस एक पॉइंट और याद रखना है तुम्हें, आखिरी पॉइंट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, आखिरी पॉइंट मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारे साथ खेल हो सकते हैं बहुत सारे। क्या है भैया वो पॉइंट, देखो, नोट नोट करना है, तुम जो करा रहे हो E1 E2 E1CB पे जो भी बना रहे हो बनाओ, ठीक है, जो भी बना रहे हो बनाओ, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रख लेना, फाइनल प्रोडक्ट में इन ऑल रिएक्शंस, जो भी जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी है E1CB E1 E2, ठीक है, इफ द कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट फॉर्म कैन फॉर्म देन मेक दैट इग्नोरिंग ऑल अदर फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है भैया, इसका क्या मतलब है, देखो, अगर तुम्हारे पास E1CB वाला प्रोडक्ट हॉफमैन वाला भी बन रहा है, हॉफमैन प्रोडक्ट तुम्हारा बन रहा है, लेकिन तुमने देखा हॉफमैन अगर प्रोडक्ट ना बना के मैं कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बना देता हूं, तो भैया हमेशा उसको ही ऊपर प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी फाइनल अल्कीन ऐसी बन रही है, ठीक है, तो यही हमेशा मेजर होगी, नो मैटर व्हाट, चाहे तुम्हारा हॉफमैन हो चाहे वो सेटजिव हो, तुम्हें बनाना यही है। अगर तुम्हारा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड तुम्हारे पास आ जाए, यानी कि कॉन्जुगेशन हो जाए, ठीक है, या फिर एक एग्जांपल और भी ये रहा इसका एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास ऐसी अल्कीन भी है डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन में तुम्हें दिख रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ बन रहा है तो यही हमेशा मेजर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, चाहे E1CB हो, चाहे तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा E1 E2 बन रहा हो, E1 हो रहा हो, अगर तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने की, तो तुम बना दोगे, ठीक है, तो तुम बना दोगे, बेसिकली तो तुम बना दोगे, ठीक है, बिल्कुल भैया आप समझ गए, एकदम बढ़िया तरीके से चमक गया। तो जब भी तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट बने एक बार देख लेना, क्या हम कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बना सकते थे, E1CB छोड़ो, E1 E2 छोड़ो, क्या हम बना सकते थे, अगर बना सकते थे तो हम वही बनाएंगे, ना E1CB देखेंगे, ना सेटजिव, ना कुछ नहीं देखेंगे, बस कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट देखेंगे। क्वेश्चन से समझ आएगा तुमको सब चीजें, क्वेश्चन से समझ आएगा। 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो तुम्हारी हर चीज ऊपर की रिवाइज करा रहे होंगे। अब बारी है क्वेश्चन की, जो जो यहाँ तक पहुंच गया है जरा चैट में लिख दो कि भैया मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुका हूँ। जो हम 50 दिन में थ्योरी पढ़ते हैं, वो भैया ने अगले 1 घंटे में पूरी थ्योरी कंसेप्ट के साथ हर पॉइंट कवर करते हुए जेई एडवांस लेवल तक की पढ़ा दी है, ठीक है, बिल्कुल भैया समझ गए भैया। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करे, बिल्कुल करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, तुम्हें बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताओ बेटा मेजर प्रोडक्ट बताओ, तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूं मैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पॉज करके वीडियो को देख लेना, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारा ये तीन क्वेश्चन, ये वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है ये तुम्हारा, स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार बनाना भूल गए हम, ये स्टार क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। चलो ओके, चलो ये हो गया तुम्हारा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन करने पे, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों आके खोल देंगे तुम्हारी, बाकी तुम्हें पूरी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा। HBr है तुम्हारे पास, HBr, ठीक है, और तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट दिख रहा है,
ओके। सबसे पहले तुम्हें देखना होगा जो HBr है ये क्या, अब तुम्हें देखो कार्बो HBr तुमको दिख रहा है तुम्हारा पोलर 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 ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। यार ये मैसेज क्यों कर रहे हैं, ठीक है ये मैसेज ही करते रहते हैं, हटाओ इन्हें। चलो ये तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें SN1 तो हो रहा होगा, इतना तुम समझ गए, इतना तुम समझ गए। HBr, HCl, HI, H2O, HOH ये सब क्या बताए थे हमने, तुम्हारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं और SN1 कर रहे होते हैं, ऊपर देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्या करना है H प्लस, अरे H प्लस और Br माइनस को तोड़ लेना है इसे, ठीक है। अब हमें देखना है भैया जो कार्बोकेटाइन हमारा बनेगा क्या वो हम इस वाले कार्बन पे बनाए, क्या वो हम इस वाले कार्बन पे बनाए भैया, या वो इस वाले कार्बन पे बनाए, या वो इस वाले कार्बन पे बनाए, या फिर इस वाले कार्बन पे बनाए, किस वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाए। तो भैया बना बना के देख लो कौन सा ज्यादा स्टेबल दिख रहा है तुमको, कौन सा क्या दिक्कत है, बना लो, कितना टाइम लगेगा। इस वाले कार्बन पे बना के देखते हैं, इस वाले कार्बन बना के देखते हैं, चलो इन दोनों पे देखते हैं पहले। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा H था, H प्लस था, वो यहाँ पे आके कार्बोकेटाइन दे गया अपना, कार्बोकेटाइन बना गया, ठीक है। H प्लस क्या होता है, प्रोटोन होता है, प्रोटोन को दे जाता है कार्बोकेटाइन, सॉरी कार्बन को, तो कार्बोकेटाइन बना लेता है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बोला, ये वाला बना के देखते हैं, बना के देख लो, ठीक है। ये 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 अरे 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 गलत हो गया, गलत हो गया, गंदी गंदी बन, ये दिस दिस एंड दिस, यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो डबल बॉन्ड हट जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब देख लो इसमें से स्टेबल कौन सा भैया, तुमको क्या दिख रहा है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन पे इधर एक CH3 ग्रुप है, इधर एक CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, ठीक है। यहाँ पे एक जो थर्ड वैलेंसी सेटिस्फाई होगी वो होगी H की, तो तुमको दिख रहा होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन ये वाला कार्बोकेटाइन पे ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है CH3 से, ये भी CH, ये C ही ग्रुप है और ये भी कार्बन है इस साइड, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ऊपर बताया गया है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तुमको बताया गया है 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ऊपर देख लो जाके, ठीक है, ऊपर देख लो जाके। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, नहीं कि ये नहीं बनेगा, सिर्फ ये बनेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हो गया, तो हमारे पास साथ साथ H प्लस और Br माइनस जब टूटे तो कंपाउंड में Br माइनस भी था, तो Br माइनस यहाँ पॉजिटिव चार्ज पे आके जुड़ जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा तुम्हारा बेटा वो ये आएगा, यहाँ Br आके जुड़ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा और ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले H प्लस और Br माइनस को तोड़ा, ठीक है, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री पे बनाया, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया और उस पर Br माइनस आके जोड़ दिया, हो गया, खत्म, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब तुम्हें करना है इस वाले क्वेश्चन में अरेंज इन ऑर्डर ऑफ SN2, SN2 के ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है, SN2 के ऑर्डर में अरेंज करो इन तीनों कंपाउंड में, ये बताना है किस कंपाउंड में SN2 सबसे तेज हो रहा होगा। SN2 सबसे तेज किस में हो रहा होता है, जिसमें क्राउडिंग सबसे कम होती है, जो हमने क्या बताया था, जो न्यूक्लियोफाइल आ रही होती है, अगर इतने बड़ी बड़ी क्राउडिंग हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन फील करेगी और आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो हमें क्राउडिंग देखनी है, हमें क्राउडिंग देखनी है, तो सबसे ज्यादा क्राउडिंग कहाँ है, सबसे ज्यादा क्राउडिंग है भैया इस वाले मॉलिक्यूल पे, 3 CH3, एमी मतलब CH3 होता है, 3 CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो सबसे ज्यादा क्राउडिंग इसमें, यानी इसमें सबसे कम रेट होगा, यानी कि A में सबसे कम रेट होगा SN2 का, उसके बाद क्राउडिंग है B में, उसके बाद C में, यानी कि C का रेट सबसे ज्यादा होगा क्राउडिंग का, ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं भैया, ये तो हो गया हमारे SN2 का ऑर्डर, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ओके, अगर मैं तुमसे पूछूं कि लल्ला ये बताओ SN2 का तो तुमने बता दिया, तुम क्या मुझे SN1 का ऑर्डर बता सकते हो, क्या तुम मुझे SN1 का ऑर्डर बता सकते हो भैया, बिल्कुल बता सकते हैं भैया। SN1 मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो ये जब लीविंग ग्रुप भाग जाएगा तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, लीविंग ग्रुप भागने के बाद कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ठीक है भैया, बनेगा, दिखता हुआ हमें बनता हुआ दिख गया। क्या हमको दिख रहा है ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, ठीक है, क्या तुम देख पा रहे हो मेरी तरह, ये यहाँ पे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये उससे जुड़ा है, तीनों C है, तीनों कार्बन है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 Me लगे हैं और एक H लगा है, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ही CH लगा है, एक ही CH3 ग्रुप लगा है, तो भैया यहाँ पे तुम हो गए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। हमने क्या बताया था, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, और जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा होगा वहां पे SN1 फेवर करेगी, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, एकदम उल्टा हो जाता है SN1 के केस में, ठीक है। SN1 के केस में उल्टा हो गया। SN2 के केस में क्या था, क्राउडिंग देख रहे थे, क्राउडिंग देख रहे थे, क्राउडिंग किसकी, Me की बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो रही थी, तो SN2 का रेट क्या हो गया था, सबसे ज्यादा क्राउडिंग कहाँ थी, 3 डिग्री में, और सबसे ज्यादा क्राउडिंग जहां होगी वहां पे SN2 होगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं, यानी कि 3 डिग्री में सबसे कम हो रहा था,
ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री में, और उससे ज्यादा हो रहा था 1 डिग्री में। एकदम उल्टा आया, देखो एकदम उल्टा आया। ठीक है, बिल्कुल समझ गया भैया, SN1 SN2 देख लिया हमने, डिवाइड करके देख लेना, इसको समझ नहीं आई। हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि बाप क्वेश्चन है, जो कि एकदम बाप क्वेश्चन है। और सारे बच्चे ट्राई करें इसको, मजेदार क्वेश्चन है। ओके चलो ट्राई करो। इसमें सारे कंसेप्ट तुम्हारे एलिमिनेशन के एक ही क्वेश्चन में रिवाइज होने जा रहे हैं, और जेईई मेंस हमेशा पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, काफी डिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, करो जल्दी से, जल्दी से करो, जल्दी से करो, मजा आने वाला है भैया। जिसने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है, यहाँ पे दूसरी बार पढ़ने आया है, वो उसके तो मजे ही मजे आ रहे होंगे, उसको तो ऐसी चीजें चमक रही होंगी ना कि तुम बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है चलो, चलो करे, ठीक है भैया करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, हम एक एक स्टेप बाय चलेंगे, जो मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से चलेंगे, और अपने कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे। ठीक है, हमें कुछ भी रटना नहीं है बेटा यहाँ पे। चल चल बेटा लग जा, कर लिया, समझ गए। ओके स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, एक हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, Cl दिख रहा है, और एक हमको F दिख रहा है। पहले देख लो दिख क्या रहा है, दिख क्या रहा है, हमको एक कंपाउंड है यहाँ पे गंदा सा, यहाँ पे कोई एक Cl जुड़ा हुआ दिख रहा है, हमको F जुड़ा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है देखो, साथ में हमें क्या दिखा, इस रिएक्शन हम करा रहे हैं। सबसे पहले इसमें अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं, अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या डाल रहे हैं, टर्ट बुटाइल ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम। टर्ट बुटाइल ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, दोनों जाने पहचाने नाम है, ये भी जाना पहचाना नाम है, ये भी जाना पहचाना नाम है। ठीक है, तो हमने बेसिकली अभी क्वेश्चन में देख लिया करना क्या है। सबसे पहले हमने ये डाला, तो इसकी तो अभी भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ, हम खाली पहले वाले को देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डाला, एक साथ नहीं डाले दोनों, एक एक करके डाला, तो हम पहले इसको देखेंगे। देखेंगे अल्कोहलिक KOH बेटा क्या करता है, क्या करता है चोमू, हमने याद कराया था तुमको। चोमू बेटा क्या याद कराया था, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्कोहलिक KOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जिसको याद नहीं आया वो याद करो, उसको याद करो जल्दी से। कहाँ चला गया, एलिमिनेशन में अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक E2 में बताया था, E2 में बताया था। देखो तुमको सबको बताता चल रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में चीज रिलेट, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, NaNH2। अगर ये चीजें तुमको दिखती है समझ लेना ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस किसको फेवर करता है, तुम्हारा E2 को फेवर करता है, E2 को फेवर करता है। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, E2 को फेवर करता है, बिल्कुल भैया। तो हम भी क्या करेंगे, E2 को फेवर कर लेंगे, करते हैं ना, E2 को फेवर लाओ करते हैं, बिल्कुल E2 को फेवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्वस NaOH होता, एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH होता, तो हम E2 की जगह SN2 करते। क्या अभी तुमको ये चीज समझ आ गई, क्योंकि एक्वस NaOH न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, एल्कोहलिक NaOH या फिर एल्कोहलिक KOH तुम्हारा बेस बन जाता है। और जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब तब तुम्हारा क्या हो रहा होता है, E2 रिएक्शन हो रही होती है। हमें तो मैंने तुझे डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो भैया जो भी मेरे से पढ़ के जा रहा है सब कुछ उसको क्लियर हो गया होगा। एल्कोहलिक KOH दिखा तो क्या मतलब है, E2 रिएक्शन हो रही होगी। E2 रिएक्शन में क्या होता है, लीविंग ग्रुप भाग रहा होता है, बीटा कार्बन से H चुरा रहा होता है बेस, और डबल बॉन्ड आ रहा होता है। ये 3 स्टेप में हमारी E2 रिएक्शन होती है, लीविंग ग्रुप को भगाना, बेस का हाइड्रोजन चुराना, और डबल बॉन्ड का आना। ठीक है, तो अब देख लो भैया, लीविंग ग्रुप में हमारे पास 2 दिख रहे हैं यार, 2 लिविंग ग्रुप दिख रहे हैं, Cl और F, 2 लिविंग ग्रुप दिख रहे हैं। तो भैया हम कौन से वाले को भगाएं, F को भगाएं या फिर Cl को भगाएं। ठीक है, F को भगाएं या फिर Cl को भगाएं। तो बेटा ध्यान रखना, ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप बेसिकली जो होगा ये निकलेगा। देखो लिविंग ग्रुप S फॉर्म में निकलता है, ठीक है, इस फॉर्म में निकलेगा। इस मान लेते हैं F माइनस Cl माइनस, दोनों ही लिविंग ग्रुप में हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो कौन जो लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा, जो लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा, बेसिकली मान लो रिएक्शन एंड होने के बाद तुम्हारा F माइनस बन गया लिविंग ग्रुप। अगर ये स्टेबल है तो ये वापस से जाकर रिएक्ट नहीं करेगा अपने पुराने मॉलिक्यूल से। अगर ये स्टेबल है तो ये वापस से जाके अपने पुराने मॉलिक्यूल, जिससे जहां से ये आया है वहां पे, देखो ऊपर से तुमको दिखाते हैं, जो ये लिविंग ग्रुप है, देखो ये जो लिविंग ग्रुप था ना, ये जो लिविंग ग्रुप था, ये जो लिविंग ग्रुप था, ठीक है, हटो 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 तुम हटो, ठीक है, ये देखो, ये हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, तुम्हें बेसिकली एक लाइन में बता सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लिविंग ग्रुप था बेटा, ये जो लिविंग ग्रुप था, जो L माइनस निकला है, ठीक है, ये जो L माइनस निकला है, ये जो L माइनस निकला है यहाँ से, अगर ये स्टेबल है, ये अगर स्टेबल बना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये रुका रहेगा, इसको कोई खुजली नहीं होगी, बेसिकली रिएक्शन होने देगा और निकलता रहेगा, क्योंकि ये स्टेबल है, वापस रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये अनस्टेबल है, या फिर ये एक अनस्टेबल है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, इसको खुजली मचेगी, भाई मैं तो अनस्टेबल हूं, मुझे माइनस चार्ज नहीं चाहिए, फटाक से वापस से रिएक्ट कर जाएगा, फटाक से वापस से रिएक्ट कर जाएगा। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, जो स्टेबल हो। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, F माइनस और Cl माइनस से, बेसिकली F माइनस और Cl माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है नीचे, ठीक है।
F माइनस और Cl माइनस की स्टेबिलिटी देखनी है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम उसी को हटा रहे होंगे, ठीक है। F माइनस Cl माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, ये स्टेबल होगा, क्योंकि Cl क्या है, Cl का साइज होता है बड़ा, और बड़े एनायन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छे से हो जाता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छे से होता है। छोटे एनायन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है, अनस्टेबल होता है चार्ज उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, यही होता है। अब तुमको ऑर्डर बता रहे हैं सीधा, जिससे कि तुम्हें बार बार ये सोचना ना पड़े। एफ सबसे गंदा लिविंग ग्रुप होता है, उसके बाद Cl, उसके बाद तुम्हारा ब्रोमाइड, उसके बाद आयोडाइड। ये ऑर्डर होता है तुम्हारा लिविंग ग्रुप का। देखो जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, तुम्हारा लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। टेंडेंसी बड़े, याद रखना, बड़े एनायन पे, ठीक है, बड़े साइज के एनायन पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, वो अनस्टेबल नहीं रहता है। छोटे एनायन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गंदा हो पाता है, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हमें क्या पता लग गया, Cl माइनस हमारा लिविंग ग्रुप है, वो पहले लीव कर जाएगा, वो पहले लीव कराएंगे। तो एल्कोहलिक KOH कराया क्या है, बेस है, बेस को B माइनस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सा हम E2 का मैकेनिज्म लगाना है। अल्फा कार्बन लिख लो, बीटा कार्बन कौन कौन से तुम्हारे, ये है एक बीटा कार्बन और ये है तुम्हारा बीटा कार्बन, ठीक है, ये है तुम्हारा बीटा कार्बन। कर दो भैया रिएक्शन कर दो। अल्फा कार्बन हटा, बीटा कार्बन, देखो तुम्हारे पास दो बीटा कार्बन आ गए, ठीक है। तो ये जो बेस है ना वो यहाँ से भी हाइड्रोजन चुरा सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन चुरा सकता है। तो हम भैया कौन सा डबल बॉन्ड बनाए, दोनों ही बना के देख लेते हैं। जो ज्यादा स्टेबल होगा अल्कीन उसको हम बना लेंगे, दोनों ही बना लो, क्या दिक्कत है बनाने में, ठीक है। पहला जो हमारा बनेगा इस वाले को हटा के बनाते हैं, दिस दिस दिस, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, F Cl भग गया दिस। तो डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इस बेस ने इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन लगाया और ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो पहला तो हमारा ये बन गया। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, दूसरा हम ये बना सकते हैं, दिस दिस दिस, ऐसा कुछ। और दूसरा हमारा ये वाले बेस के हाइड्रोजन चुरा लिए, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन चुरा लिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अरे हमने कंपाउंड थोड़ा सा गलत बना दिया, ठीक है, इसको ठीक से बना लेते हैं। चलो F यहाँ पे लगा है तुम्हारा, F यहाँ पे लगा है और तुम्हारा डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे लग गया, ठीक है। इतना सब बच्चों को समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें से हमें देखना है स्टेबल कौन सा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा हम उसको ही हम मेजर प्रोडक्ट की तरह ले लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे देखेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, समझ जाओगे। करो भैया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, लाओ दूसरे पेन से दिखाते हैं तुमको। C तो ये रहा, इसके अगला वाला कार्बन कौन है, ये है, ये अल्फा हमारा। इसके अल्फा, इस वाले कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए इसके, एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, तो खाली इससे दो H जुड़े होंगे, तो दो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके एडजेसेंट कार्बन ये वाला भी तो है बेटा, इस C के अगला कार्बन ये है, इसके हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक है, इसके हाइड्रोजन कितने होंगे, एक कार्बन तो एक F से तो जुड़ा ही जुड़ा है, एक इधर CH3 से जुड़ा है, एक इधर CH से जुड़ा है, यानी कि एक ही वैलेंसी बची, इस पे एक ही H होगा, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आ गया। टोटल कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कंपाउंड के हो गए। इस वाले के देख लो, C से अगले वाला कार्बन कौन है, ये वाला, इसके कितने हैं, CH3 है बेसिकली, ये इसको हम CH3 होता है खाली, तो ये हम यानी कि ये CH3 है, इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। C का अगला वाला कार्बन ये है, ये वाला अगला कार्बन है, ठीक है। तो एक बार ये यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, यानी कि दो वैलेंसी रहती है, तो दो हाइड्रोजन इसके यहाँ पे होंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, यानी कि टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो भैया कौन सा ज्यादा स्टेबल है हमारा, ये वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो हम उसको ही बनाएंगे, स्टेबल अल्कीन बनेगी, ठीक है। तो ये वाली हमारी अल्कीन बनेगी, मिटा देते हैं, ये वाली अल्कीन बनेगी, ठीक है, वाली अल्कीन बनेगी। इतना समझ गए कौन सी अल्कीन बन रही है, बिल्कुल समझ गए भैया। हमने क्या देख ली, दोनों अल्कीन बना के देख ली, जिसपे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आ रहे थे उसका वही हमारा स्टेबल, वही ज्यादा हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। अल्फा हाइड्रोजन देखने नहीं आ रहे हैं, जैसे कार्बोकेटाइन का देखते थे हम अल्फा हाइड्रोजन, C कार्बोकेटाइन के अगले वाले कार्बन में जितने हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ऐसे ही हम डबल बॉन्ड के भी अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं, कैसे, C के अगले वाले कार्बन पे जितने डबल, इसके अगले वाले कार्बन पे इधर साइड जहां भी तुम देख सकते हो जितने कार्बन, उस कार्बन में जितने हाइड्रोजन लगे हैं वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन हो गए। खुद से बना के देखना, मजा आएगा बनाने में, ठीक है, मजा आएगा बनाने में, ठीक है। तो हमारा कौन सा वाला अल्कीन बनी थी, ये वाली बनी थी, ठीक है। दिस दिस दिस, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, F था, और यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड था, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अरे ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया दोस्त। अब मुझे बताओ सेकंड नंबर, ये तो हमारा हो गया, अब इसको हटा दो, ये तुम्हारा इसका काम हो गया बेसिकली। इसने क्या कर दिया, E2 कर दिया, E2 एलिमिनेशन कर दिया। अब तुम्हारे पास दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है, टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड है।
टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड है, टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड है। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड है और तुम्हारे पास एक गंदा लीविंग ग्रुप भी है, एक गंदा लीविंग ग्रुप भी है तुम्हारे पास, एक गंदा लीविंग ग्रुप भी है तुम्हारे पास, एक बड़ा सा बेस भी है, बल्कि बेस, गंदा लीविंग ग्रुप, बल्कि बेस। अरे कहाँ चला गया? मेरे सामने से पीडीएफ ही चली गई। हाँ ये रहा, देखो हो जाती ग्लिचेस। बल्कि बेस, बल्कि बेस, बल्कि बेस, बल्कि बेस, ठीक है। अरे हाँ, बेस यूज्ड इज बल्कि, गंदा लीविंग ग्रुप लाइक एफ, गंदा लीविंग ग्रुप लाइक फ्लोरीन, ये दोनों चीजें हैं हम पे। तो बेटा दूसरी बार हमारा क्या करवाना चाह रहे हैं, ये E1CV कराना चाह रहे हैं, E1CV कराना चाह रहे हैं, E1CV कराना चाह रहे हैं। तो बेसिकली E1CV में क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा होता है? कोने वाली अल्कीन बनती है, कोने वाली अल्कीन बनती है। तो बेसिकली हमारा देखो, इसके दो, इसके ये वाला अगर अल्फा कार्बन है तो इसके दो बीटा कार्बन आएंगे, ये वाला बीटा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन। तो डबल बॉन्ड, तो जो बेस होगा, जो बेस होगा B माइनस, वो किस वाले बेस, किस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चुराना चाहेगा? इस वाले से, क्योंकि कोने वाली अल्कीन यहीं से बनेगी, इस वाले से तो नहीं बनेगी। ठीक है, चलो ये हम कर लेते हैं। ठीक है, ओके चलो अभी आ रहा हूँ, रुक जा एक सेकंड, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोई आया है मेरे गेट पे, छोड़ो उसको। ओके चलो, मत कर भाई मत कर, एक मिनट रुक जा। चलो डबल बॉन्ड लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड लगाया, तो हमने क्या देख लिया, ये हमारी हॉफमैन, हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे E1CV हुआ था। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे भैया हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा था, क्योंकि E1CV रिएक्शन हो रही थी। दूसरी अल्कीन यहाँ बन सकती थी, लेकिन वो हमने नहीं बनाई, क्योंकि हमें तो हॉफमैन बनानी है भैया। ठीक है, तो बहुत से बच्चे जो भी फाइनल आंसर ये निकाल के आए हैं और ये जो लगा के आए हैं, क्वेश्चन में वाला ऑप्शन दिखा हो, सबसे ऊपर ऑप्शन होगा, ये ए ऑप्शन होगा, बच्चे लगा के आ जाएंगे, और ये गलत भी नहीं है। ठीक है, पार्शली सही भी है, लेकिन बेटा जिसने जिसने ये वाले पॉइंट पर ध्यान दिया होगा। ठीक है, अगर तुम इतना भी कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें लेक्चर पढ़ के इतना भी कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने तुमको एक पॉइंट बताया था, इन ऑल द रिएक्शन इफ कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट इज पॉसिबल, तो उसको बना दो बेटा। ठीक है, ये वाली चीज तुमको अगर ध्यान में रखी थी तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे। अगर कहीं भी कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी तुमको दिख रही है तो तुम्हें कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ही बनाना है, यानी कि E1CV बनाने का पूरा पूरा चांस है तुम्हारे पास। तुम्हारे को टर्ट बुटाइल ऑक्साइड भी दिया है, तुम्हारे पास गंदा लीविंग ग्रुप भी है। अरे ये F माइनस तो हट जाएगा ना, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पास गंदा लीविंग ग्रुप भी है, तुम्हारे पास बड़ा बेस भी है, तब भी तुम E1CV नहीं करोगे, क्योंकि हमारा वो वाला पॉइंट क्या कहता है, तुम हमेशा कंजुगेटेड ही बनाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, तो फिर तो भैया हम यही वाली बनाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और हमें कंजुगेटेड अल्कीन बनाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो चाहे कितना भी तुम E1CV E2V2 करा लो, हम बनाएंगे यही कंजुगेटेड। ठीक है, तो जो बच्चे भी ये चीज करके आए थे, जो बच्चे भी ये वाला ऑप्शन मार्क करके आएंगे एग्जाम में, उनका गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें पढ़ाया गया है, हमें भैया ने क्या पढ़ाया है, हमेशा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट को ही प्रेफर करो, भले ही तुम्हारा E1CV ही क्यों ना बन रहा हो, कितने ही तुम्हारे टर्ट बुटाइल ऑक्साइड, F ग्रुप, टोसाइलेट ओसाइलेट दिए हो, लेकिन भैया अगर कॉन्जुगेशन बना पा रहे हो तो कॉन्जुगेशन ही बनानी है तुम्हें, ऑफमैन प्रोडक्ट नहीं बनाना है। समझ गए? ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर? ये तुम्हारा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, Cl में E2 कराया था, उसके बाद हमने इसमें E1CV कराने की सोची, इसको हटा के, लेकिन E1CV नहीं होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी। कॉन्जुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में होते हैं दोनों। ठीक है, समझ गए? ये तुम्हारा लेक्चर हो गया। तो बेसिकली हमने जो 15-20 दिन में पढ़ाई हुई थ्योरी होती है, 15-20 दिन की पढ़ाई हुई थ्योरी होती है, वो सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट में कर ली है। क्वेश्चन के साथ, कंसेप्ट के साथ, जितना भी पॉसिबल चीज हो सकती थी हमने सब कर डाली भाई। ठीक है, इससे ज्यादा और इससे डिटेल और इससे कंसाइज फॉर जेई मेंस के लिए पूरे यूट्यूब में कोई भी लेक्चर मिल जाए, इवन बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट का, अनअकैडमी, वेदांतु, जिसका भी, तो भाई मुझे बताना आके। ठीक है, मुझे बताना, कहीं नहीं मिलेगा तुमको ऐसे प्यारे प्यारे नोट्स, तुमको मिल जाए, हैंड रिटन नोट्स मिल जाए पूरे पूरे, एक कॉपी के पूरा जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म पता है, इतना इतना बड़ा लिखा है मेरी कॉपी में, इतना बड़ा लिखा है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 14 पेज में पॉइंट वाइज कंसाइज, एक कंसाइज वे में तुमको प्रोवाइड कराना बहुत बड़ी बात होती है।
ठीक है, कल मेरा एग्जाम है लेकिन भैया मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठा हूँ। तो भाई यार एक लाइक कर दो, लाइक करना तो बनता है, कुछ नहीं करो तो मोटिवेट होता हूँ, देखो पैसे नहीं मिलते मुझे लाइक से, ठीक है, बस मोटिवेशन आता है कि तुमको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और यूट्यूब को ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को अगर ये पसंद आ रही है वीडियो तो इसको और फैलाया जाए। ठीक है, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को खुश करने के लिए और मेरे को खुश करने के लिए करो। और कुछ नहीं करना है तो भाई नोट्स डाउनलोड करके पढ़ाई करो यार, बहुत प्यारे नोट्स तुम्हारे लिए बनाता हूं मैं। अब तक जिसने +4 सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है भैया कर लो, क्यों अपना तुम बर्बाद कर रहे हो अपने आप को। +4 सीरीज में ऑलरेडी हम कितने अभी हमारे शायद से 30 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं, 30 से 36 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज में हमारे ऑलरेडी 8 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। तो भैया केमिस्ट्री में खाली हम +4 सीरीज एनसीईआरटी सीरीज से 36 + 8 कितना होता है तुम्हारा 44 के आसपास मार्क्स तो हम तुम्हारे कंफर्म कर चुके हैं भाई। ठीक है, हम तुम्हारे ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं 44 के आसपास मार्क्स, और सिर्फ 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस हैं। जाके डिस्क्रिप्शन में पूरी पूरी लिंक पड़ी है, जाके देखो बेटा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो। दिस इज अजय सिंह, साइनिंग ऑफ। पढ़ लेना सारे बच्चे ध्यान से, और टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, नोट्स डाउनलोड कर लेना। बाय बाय, सी यू, टाटा।